अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्टेड नॉवल इश्क और जुनून आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया अहमद ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज से मैं इस चैनल पर रिटन के साथ ही नॉवल अपलोड किया करूँगी। जिसने नॉवल को सुनना होगा वो सुन लिया करें, और जिसने नॉवल को रीड करना होगा वो आवाज़ को म्यूट कर देंगे। तो आइए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ हूँ? कोई है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? 2 घंटों से लगातार उसकी यही आहो बका चल रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे ये तो मालूम था कि यहाँ कोई है, क्योंकि उसे कमरे में बाहर से आवाज़ें आ रही थीं। आज सुबह उसे अपनी दोस्त के घर कुछ काम था। उसके पापा ने कहा भी था कि वो उसे छोड़ आते हैं, पर वो ज़िद करके अकेली निकल पड़ी थी कि सामने ही तो कुछ मसावत पर दोस्त का घर है, अकेली चले जाएगी। पर अभी वो घर से 2 कदम ही निकली थी, उसे ज़बरदस्ती बेहोश करके गाड़ी में डाला गया। ये कुछ लम्हों का खेल था, जैसे इसी का इंतज़ार हो। तब से अब तक वो होश से बेगाना थी। 2 घंटे कबल उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। तब से वो परेशान थी कि ये कौन है और उसे यहाँ लाकर भूल गए हैं। वो 1000 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी, पर जवाब नेदा रद्द। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास बात कर रहा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक दराज कामत आदमी अंदर आया और उसे लेकर जाने लगा। वो झटपटाकर दूर हुई और बोली, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं। मैम प्लीज़ आप चलें, वरना साईं हमें छोड़ेंगे नहीं। वो नज़रें झुकाकर बोला, वरना इतनी हिम्मत ना थी कि अपने साईं की इज्जत पर आंख उठाकर भी देखना। उसकी बात सुनकर वो मुलाजिम के साथ चल दी कि चलो, ऐसे तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, देखा जाए कि कौन उसे यहाँ पर लाया है। इस मुलाजिम की हमरा वो एक कमरे के सामने आकर रुकी और सवालिया नज़रों से मुलाजिम की तरफ देखा। उस पर मुलाजिम ने बोला, साईं अंदर हैं, हमें कहा गया है कि आपको अकेला अंदर भेजा जाए। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था, बस उसे इतना ही हुक्म दिया गया था। वो अभी इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि अंदर जाए या ना, क्योंकि किसी नामहरम के पास जाते हुए उसे खौफ आ रहा था। अभी शायद वो और इस बात पर सोच विचार करती कि एकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ वो चौंक गई। एकदम एक मजबूत हाथ में उसका बाजू था और उसने अंदर कमरे की जानिब खींच लिया। उसका दिल डर के मारे हाथ में आ गया। साथ ही दरवाज़ा बंद करके उसे अपनी बाहों में जकड़े खड़ा था। प्लीज़ मुझे छोड़ें, अलीना ने उसकी मजबूत गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, पर मुखालिफ सिमत कोई फ़र्क ना पड़ा और वो वैसे ही अपनी नज़रों की प्यास मिटा रहा था। आखिरकार उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ लीव मी, आप मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। मेरी जान, तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ लगा भी नहीं सकता। शाहजेब खान उसके कान के पास सरगोशी में बोला। अलीना अपने चेहरे पर उसकी गर्म और शराब की बू से भरी सांसें महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे किसी आग की भट्टी ने उसे छू लिया हो। एक नामहरम का लम्स उसके लिए सुहाने रूह था। वो बहती आंखों के साथ उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, और शायद आज पापा की बात ना मानकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। ना वो अपनी जिद करती और ना इस आग की भट्टी में झोंक दी जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। वो इस अजनबी का नाम क्या, शक्ल तक नहीं पहचानती थी, और ये इस पर अपने हक जताने की बात कर रहा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ें। अलीना ने आस भरी नज़रों से उस वजीह इंसान की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर शाहजेब के चेहरे पर मैनिखीज मुस्कुराहट आई थी। उसे एक जानिब ज़मीन पर फेंकते हुए फुंकारा था। अपने भाई के खून बहा के तौर पर बनी की हुई लड़की को कोई भी आंखें बंद करके पहचान ले। उसकी बात सुनकर और गिरने की वजह से एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया, और हवास खोने से पहले आखिरी सोच ये थी कि जिस चीज़ से उसके बाप ने उसे छुपा कर रखा था वो सच आज उसके सामने नाग बनकर उसे डस रहा था। उसे अपनी आंखों पर वजन महसूस हो रहा था। ऐसा ऐसा उसने अपनी आंखें खोली तो अनजान जगह को पाकर कई लम्हे छत को घूरती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। एकदम उसे अपने ऊपर बीतने वाली क़यामत का एहसास हुआ। उसके आसाब ये सब सोचते हुए जवाब देने लगे थे कि वो कितने घंटों से यहाँ बंद है। उसके बाप की लाख कोशिशों के बाद भी वो इन जालिमों के हाथ चढ़ गई थी। उसके बाप ने उसे कहाँ कहाँ ना छुपाया था, फिर भी बदकिस्मती से उनकी कैद में आ गई थी। उसे ये सोचकर रोना आ रहा था कि उसके बाप को अब पता नहीं क्या क्या ना सुनने को मिलेगा। सबसे बढ़कर उसे अपनी इज्जत की परवाह थी। हशमत खान अपने गांव के सरदार थे। उनके गांव में बहुत इज्जत थी। लोग अपनी बात से ज़्यादा उनकी बात को तरजीह देते थे। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा हसन खान और दूसरा हसनात खान। हसन खान की शादी उनकी फूफो की बेटी सालिया खानम के साथ हुई थी, जो उनके वालिद की पसंद से हुई थी, जबकि हसनात खान की शादी उनकी पसंद से हुई थी। उनकी जोजा मरियम नहायत नरम दिल औरत थी। वह हमेशा सालिया खातून के सामने खामोश हो जाती थी। हसन खान बड़े थे और उनकी 2 औलादें थीं, एक बेटी हरम और एक बेटा मुजम्मिल खान, जबकि हुसैन खान के 2 बेटे थे, एक शाहजेब खान और दूसरा जहांजेब खान। मुजम्मिल खान नहायत अयाश परस्त
साबित हुआ था। गांव में रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी उसका शेवा था। एक दिन इस गांव के एक किसान की बेटी अलीना, जो इस वक्त मैट्रिक में थी, घर की तरफ गामजन थी। धूप की तमाज़त से गोरी रंगत लाल हुई पड़ी थी। वो कई दिनों से मुजम्मिल खान की घटिया हरकतों से परेशान थी। आज उसे ना पाकर सुकून से घर जा रही थी कि उसे अपना सुकून गारत होता महसूस हुआ। जब सामने से मुजम्मिल खान को अपनी तरफ आते देखा, वो अपने ध्यान में जा रही थी, इसलिए उसे मुजम्मिल खान की गाड़ी करीब से गुजरते देखकर भी ध्यान ना दिया, पर उसे सामने देखकर उसका सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे सामने मुजम्मिल खान की आंखों में हवस नजर आई थी। गली भी सुनसान थी कि किसी को मदद के लिए बुला लेती। मुजम्मिल ने उसकी तरफ कमीनी सी मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ा। अलीना को उसकी मौजूदगी किसी अनहोनी का एहसास दिला रही थी। उसने जल्दी से भागकर गुजरने की कोशिश की, पर अगले ही लम्हे उसका बाजू मुजम्मिल के हाथ में था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान अटकती महसूस हुई, जिसमें जैसे किसी ने कोयले रख दिए हों। एकदम उसका दूसरा हाथ आया और मुजम्मिल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। मुजम्मिल की जुबान से एक गंदी और गलीज गाली निकली थी। साली, तो खुद को समझती क्या है? आज तेरी अकड़ निकाल कर रहूंगा, तेरी औकात में दिखाऊंगा। तूने मुझे मुजम्मिल खान को थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत? वो गालियां बकता उसे खींच रहा था। ताकत के नशे में चूर उसे किसी की इज्जत का एहसास ना था। प्लीज़ जाने दो मुझे, कोई हया करो, मुझे तुम्हारे गांव की इज्जत हूँ मैं। वो उसे गाड़ी में डाल रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर जोरदार वार किया। एकदम उसके हाथ से अलीना का बाजू छूटा था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि अलीना का बाप उसको गजबनाक निगाहों से देख रहा था। उसने अपना बचाव करना चाहा, पर एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत के लिए जान देने और लेने में कोई आर महसूस नहीं होता कि आगे कौन है, चाहे वो मुल्क का वजीर ही क्यों ना हो। और इस वक्त भी अजमल को अपनी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ न था कि सामने मुजम्मिल खान है। उसके दूसरे वार से उसका सर बुरी तरह फट चुका था। कुछ लम्हे तक उसका जिस्म बेजान हो गया था। कुछ देर तो वो लोग शॉक में रहे कि ये हो क्या गया। अजमल ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक की, जो बंद थी। अजमल ने गज़ब में कुछ ज़्यादा ज़ोर से उसके सर पर पत्थर मारा था कि वो मौका पर हलाक हो गया। अलीना तो सुन जिस्म के साथ ज़मीन पर बैठी, कभी बाप को देखे तो कभी मुजम्मिल की लाश को। अजमल को एकदम हालात का अंदाज़ा हुआ कि ये इससे क्या हो गया। सही बोलते हैं कि होश से काम लेना चाहिए। अब अजमल को खुद की नहीं, अपनी बेटी की परवाह थी, जिसकी इज्जत के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अभी वो कुछ करता कि किसी ने इन्हें देखकर शोर मचा दिया कि अजमल ने इस गांव के सरदार के पोते का कत्ल कर दिया है। अगली सुबह पंचायत में सबके सामने इनको सामने बुलाया गया। शायद रब को भी उनकी बेगुनाही पर रहम आ गया था, इसलिए आखिर में खून के बदले खून या फिर वनी मांगी गई। वो अभी सोचों में गुम थे कि कमरे में किसी के आने की आहट सुनी, पर एक कमज़ोरी और दूसरा रो रो कर उसके जिस्म से जान निकल गई थी। अब उसे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब क्या होगा। शायद उसने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है? शाहजेब ने नहायत तंज़िया अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर अलीना को अपना बेजान होता हुआ जिस्म महसूस हुआ। उसने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर शाहजेब को देखा। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वापस जाने की बात या अपनी बेगुनाही साबित कर दी। उसने वापस मुंह अपने घुटनों में छुपा लिया और सिर्फ अपने बाप की खैरियत की दुआएं मांगने लगी कि कहीं इन्हें ना ये लोग तकलीफ पहुंचा दें। उसका कोई रद्द अमल ना पाकर शाहजेब का दिमाग घुमा था। उसे क्या लगा था वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जो उसके पीछे पीछे आ रहा। ये सुनो लड़की, किसी वहमो गुमान में ना रहना कि तुम्हारी मोहब्बत में घायल होकर आया हूँ। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अभी तो मेरी जान बहुत से मराहिल से गुजरना है तुम्हें। अभी तो तुम्हें मेरे भाई के कत्ल का हिसाब देना है। सोच रहा हूँ अगर तुम ऐसे ही ना खाओगी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे बाप से बदला लेना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अलीना का सर एकदम उठा था। वो उसे बेयकीनी से देख रही थी। जिस बाप को बचाने के लिए खुद को इस दोज़ख में धकेला था, उसे अब कैसे मुसीबत में डाल सकती थी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है? अगर इस जगह तुम होते तो यकीनन तुम भी उससे बुरा करते। अगर अपने भाई का बदला लेना है तो मुझसे लो, इसमें मेरे बाप का कोई कसूर नहीं। अलीना की बात सुनकर उसने उसके जबड़े को अपने हाथ में लेकर करीब किया और धाड़ कर बोला, माना मेरे भाई की गलती पर उसे अपनी अदाओं से लुभाया भी तो तुमने था। एक मर्द को लुभाकर उसे वरगला कर तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वाह वाह, क्या मासूमियत है। इसीलिए तुमसे बदला लेना है। मेरी जान, तुम्हारे बाप की जगह मैं होता इससे बुरा हाल करता। इससे शायद अपनी बेटी की बात करना पसंद नहीं आई थी। बाप बना नहीं था, फिर भी बेटी की बात उसके अंदर के खान को जगा गई थी। दूसरी बात जान, मेरी आइंदा इस जुबान से तुम निकला तो उसको काट के हाथ में दे दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी बात मानकर चलना पड़ेगा। वो उसकी सुर्ख अंगारा होंठों पर उंगली फेरते बोला। उसका दिल उसकी क़यामत ख़ेज़ खूबसूरती देखकर डगमगा रहा था। उसका भाई उस पर सही फिदा था। शाहजेब के दिल को न जाने क्यों सुकून मिल रहा था कि अब ये उसके पास है, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे झटके से खुद से दूर किया और बोला, ये खाना देखने के लिए नहीं रखा, खाओ इसे, और मैं तुम्हारे नखरे उठाने नहीं आया। उसकी बात सुनकर अलीना ने खाने की तरफ देखा जो मुलाजिम रख कर गया था, और वो इस वक्त अपनी बर्बादी का शोक मना रही थी। उसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया क्योंकि जानती थी कि अब ज़िंदगी आसान नहीं रही।
उसे बर्दाश्त करने के लिए खाना लाजमी चाहिए था। अब तो उसकी खुद हिम्मत जवाब देने लगी थी। शाहजेब उसे खाने की तरफ मुतवज्जो देखकर जाने लगा। वो आया ही इसलिए था, वो कल शाम से भूखी थी। वो जाते जाते मुड़ा और बोला, तैयार रहना, अब कल हम हवेली जाएंगे। अलीना ने सोचा, ये उसे इस तरह तैयार होने का बोल रहा है जैसे उसे महारानी बनाकर लाया हो। इस सोच के आते ही उसका मुंह कड़वा हो गया था। उसका बाप वनी के लिए नहीं मान रहा था कि एक मुसीबत से बचाकर दूसरे में डाल देना कहाँ का इंसाफ था, पर अलीना के जोर पर वो बेदिली से मान गया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाप को अब नई मुसीबत का सामना करना पड़े। उसका निकाह शाहजेब से होना तय पाया था, पर उसके बाप के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो मौके की तलाश में था कि कब मिले और वो अपनी बेटी को उनसे बचा ले। वनी करने का मतलब उसे अच्छे से मालूम था कि उसके किए की सज़ा उसकी बेटी को सारी उम्र चुकानी पड़ती। उसको सोचते सोचते निकाह का वक्त भी आ गया, पर अजमल ने बहुत कुछ सोच रखा था, अब बस उस पर अमल करना था। निकाह के बाद एक दिन का वक्त दिया था रुखसती के लिए। आप ये क्या बोल रही हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें, वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं, हमें लम्हों में ढूंढ लेंगे। अलीना ने अपने बाप को समझाते हुए कहा, बाबा आप रहने दे, जो मेरे नसीब में था आप अपने आप को तकलीफ में ना डालो। उसकी बात सुनकर अजमल ने उसे झाड़ पिला दी कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। अपने बाप की बात सुनकर वो भी नीम रजामंद हो गई थी कि कौन पागल अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है। उसको कुदरत मौका दे रही है तो उसे बचा लेना चाहिए खुद को। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि अजमल अपनी बेटी को लेकर फरार हो चुका है। सरदारों के घर गुस्से की एक लहर दौड़ उठी कि वो जो सोच रहे थे उससे उलट हो गया। शाहजेब खान के अंदर बदले की आग और भड़क गई थी। अब पता नहीं ये आग उसको जलाकर राख करती है या अलीना को। अलीना का बाप उसे किसी दूसरे शहर ले आया था। शायद उसने सोचा था यहाँ पर उसे कोई पहचान नहीं सकता, और वो इसमें कुछ साल कामयाब भी रहा था। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन अलीना अपने बाप के साथ किताबें लेने गई थी कि वहाँ उनके गांव के आदमी ने देखकर मुखबरी कर दी कि अजमल और उसकी बेटी यहाँ छुपे बैठे हैं। अजमल और अलीना बहुत एहतियात करते थे, पर एक मामूली सी गलती ने उनका पर्दाफाश कर दिया। शाहजेब खान तो वैसे भी उनकी जगह जगह तलाश कर रहा था। जब तक वो उसे मिल ना जाते उसने वैसे ही अंगारों पे रहना था। वो बस मौका की तलाश में था कि जैसे अजमल मिले उसे अपने भाई की मौत का बदला ले। उसने अलीना को अगवा भी इसलिए किया था कि उसे भी किसी अपने के बिछड़ने का एहसास हो, पर अलीना को देखते ही उसका दिल कोई और जुबान बोल रहा था और वो अपने मकसद से भटक रहा था। उसने सोचा था अलीना से अपना हक वसूल करके अपने नाम की मोहर लगाकर सारी उम्र अपने नाम के साथ जोड़ी रखेगा, पर अलीना को देखते ही उसका दिल उसे रोक रहा था, उसे अलीना के ऊपर जुल्म करने से रोक रहा था। इसलिए उसने सोचा था अलीना को हवेली छोड़कर कुछ दिन खुद को समझाएगा। उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। नस्ली पठान था, सगा भाई हो या कज़न, दुश्मनी ये अपनी ही समझते हैं, और वैसे भी उसे अपने तायाजाद से मोहब्बत थी। जैसा भी था उनसे मोहब्बत करता था वो। अब हवेली वाले ही सोचेंगे इस लड़की का क्या करना है। वो हाथों में सर दिए बस यही सोच रहा था। दूसरी तरफ अलीना अपने रब से हिम्मत मांग रही थी, क्योंकि उसे अभी अपनी पाक दामनी साबित करने के लिए हिम्मत दरकार थी। अगली सुबह उसने हवेली जाना था, पर उसको कपड़े पहने 3 दिन होने वाले थे। वो अभी इसी ख्याल में थी कि मुलाजमा उसके कपड़े लेकर आई। बेगम साहिबा, ये साईं ने आपके लिए भेजा है, इनका हुक्म है कि आप पहनकर तैयार हो जाएं। कुछ देर बाद हवेली निकलना है। उसने शुक्र अदा किया कि चलो ऐसे उसे इस जाहिल के मुंह नहीं लगना पड़ेगा। वो कपड़े लेकर नहाने चली गई। वो नहाकर निकली तो उसे अपने आसाब कुछ पुरसुकून मिले। वो बेध्यानी में अपने बाल सुलझा रही थी कि अपनी कमर पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। उसका जिस्म लम्हे में लर्ज उठा। अभी उसकी चीख निकलती कि मुखालिफ ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके होंठों की जानिब बढ़ चुका था। उसकी चीख उसके मुंह में ही दब गई थी। अलीना शाहजेब की बाहों में जकड़ी उसका शिद्दत भरा लम्स बर्दाश्त कर रही थी। अभी वो और भटकता कि उसने उसे पीछे धकेल दिया और बोला, मेरी जान, इसमें इतना डरने की क्या बात है? अपने शौहर की ही बाहों में थी, और अब हर रात आना भी मेरी ही बाहों में है। या शायद मेरे ख्याल में तुम मेरे अलावा किसी और का सोच रही होगी। सॉरी जान, अब तुम्हें सिर्फ मैं ही मिलूंगा। हर जगह बहुत भाग लिया तुमने और तुम्हारे बाप ने, वो तंजिया तौर पर कहता उसे छोड़कर बाहर चला गया, पीछे किसी को अपने लफ्ज़ों की घाट उतार कर। अलीना का बाप दर दर भटक रहा था अपनी बेटी के लिए। उसे यकीन था कि उसकी बेटी के गायब होने में सरदारों का हाथ था, वरना उसके यहाँ किसी से भी दुश्मनी ना थी और कोई यहाँ पहचानता भी नहीं था। वो बेबस हो गया था। गांव वाले उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वहाँ से भागकर सारा शक खुद पर डाल लिया था, और वो अगर मदद के लिए भीख भी मांगता तो क्या कहता। उसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को वनी के तौर पर इस कैद में डाला था। उसका आखिरी सहारा सिर्फ अल्लाह ही था, क्योंकि अल्लाह ही उसकी बेटी को इन जालिमों से बचा सकता था, और वो सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांग रहा था। अलीना तैयार होकर नीचे आके अब शाहजेब का इंतज़ार कर रही थी, जो उसे तब से नजर ना आया था। उसके इंतज़ार में बैठे बैठे अब ऊँग आना शुरू हो गई थी। वो सोफे के साथ कमर टिकाए कब नींद की वादियों में खोई के उसे कोई होश ना रहा। वो शुरू से नींद की शिदाइयों में से एक थी। अभी भी ऊँग से कब वो गहरी नींद में गई उसे मालूम ना रहा। उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही वफात पा गई थी। उसके बाप ने उसे माँ बनकर पाला था, और जब से वो भाग कर आए थे उसने एक दिन पुरसुकून होकर ना देखा था। वो ख्वाब में डर कर उठ जाती थी कि जैसे वो सरदार के कब्जे में हो, पर नसीब की सतम ज़रीफ़ी थी कि आज वो उसकी कैद में थी।
वो जल्दी जल्दी आया था, उसे हवेली निकलना था, पर ज़रूरी मीटिंग की वजह से उसे देर हो गई थी। वो अपने गांव का सरदार बना था। कुछ अरसा कबल उसके दादा हशमत खान इंतकाल कर चुके थे। अगर उसे इनका दुख ना होता तो शायद वो कब का अलीना को ढूंढ लेता। वो सरदार बनाया गया क्योंकि अपने बड़े बेटे की सरदारी नसीब होती है, पर वो उसके साथ साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। अभी वो अंदर आया था कि उसकी नज़र अपने सामने सोई हुई अलीना पर पड़ी थी। वो दुपट्टे से बेनियाज नींद की वादियों में खोई हुई थी। सर एक जानिब ढलका हुआ था। कमीज़ में वो अपने बहकाने वाले रूप में लेटी थी। शाहजेब को उसका साइज़ नहीं मालूम था। वो समझा था कि बच्ची होगी, पर उसे सामने देखकर मालूम हुआ था कि वो अपने अंदर कौन कौन सी हशर सामानियों को लेकर बैठी थी। वो उसके करीब गया। कई लम्हे वो उसके हसीन चेहरे का तवाफ करता रहा। उसकी प्यासी नज़रें उसके सुर्ख अंगारा होंठों पर थी, जैसे उसे यह अमृत नसीब हो और वो उसे सारी उम्र अपनी प्यास बुझाता रहे। शाहजेब से और ज़ब्त ना हुआ और अपने जज्बात एक जज्बात का समंदर था जो उसे जलाए जा रहा था। वो उसके होंठों पर झुका था और उसे छूकर अपने होंठों से महसूस करने लगा। वो पीछे हुआ और उसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल देखना चाहा, पर शायद अलीना मुर्दों से शर्त लगाकर सोई थी। उसकी बेहोशी जैसी नींद देखकर शाहजेब के चेहरे पर एक तबस्सुम फैला था। वो एक बार फिर उसके ऊपर झुक गया था और इस बार के अमल में शिद्दत थी। वो कई लम्हे अपनी प्यास बुझाता रहा था। अलीना के उठने की परवाह किए बगैर वो उसके चेहरे को दीवानावार अपने लम्स से महका रहा था। उसने होंठों से उसकी गर्दन की मुसाफत तय की थी। अभी वो उसके ऊपर झुकता अलीना की पलकें लरज़ गई थीं, जैसे वो उसकी नींद में मौजूदगी महसूस कर रही थी। शाहजेब उसको उठता देख एकदम दूर हुआ था। वो अपनी हार इतनी जल्दी तस्लीम नहीं कर पा रहा था। अलीना की जैसे आंख खुली, उसने अपने सामने शाहजेब को लातलक पाया था। उसने सवालिया नज़रों से शाहजेब को देखा। जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें हवेली निकलना है। शाहजेब ये बोलकर चल दिया। वो अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा था कि अगर अलीना उसे देख लेती तो क्या सोचती कि एक तरफ वो उससे बदला लेने को कहता है और दूसरी तरफ उसके हुस्न के आगे बेबस हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस जैसी औरतों की यही अदाएं होती हैं जिसे लाला को काबू किया। ऐसे मुझे भी करना चाहती है, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ इसकी खूबसूरती मुतासिर कर रही है। वैसे भी मेरा इस पर हक है। मैं जब चाहे जो करूं वो सिर्फ मेरे इंतकाम के लिए है। शाहजेब ने खुद से अहद किया था और उसे इस अहद को निभाना था। शाहजेब ने फैसला किया था वो सिर्फ उसकी कुर्बत चाहता है और कोई बात नहीं। वैसे भी वो इसकी ज़रूरत पूरी करने की पाबंद है। एक मर्द शायद सिर्फ अपने हकूक़ जानता है, उसे ये नहीं मालूम कि बीवी के भी हकूक़ हैं जो उस पर फ़र्ज़ हैं। शाहजेब भी उन्हीं मर्दों में से था जो सिर्फ अपने हकूक़ जानते हैं। अलीना खुद को दुपट्टे में अच्छे से छुपाकर बाहर निकली थी। जहाँ शाहजेब गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो अंदर आकर बैठी तो आगे के बारे में सोचकर उसका रोम पसीने में शराबूर हो गया था। ऊपर से शाहजेब के तासरात इस तरह के थे कि बस वो उसे कहीं गायब कर दे। शाहजेब ने अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दिया था। पीछे उसकी हिफाजत के लिए गार्ड्स की गाड़ी थी जो वो साथ लिए रखता था। जब से वो सरदार बना था, वो भी अपने बाप की लाख कोशिशों के बाद सारा रास्ता अलीना सोचती आई थी कि उसके साथ हवेली में कैसा रवैया रखा जाएगा। सारे रास्ते शाहजेब उसे लातलकी पेश करता आया था। वो भी उसकी खामोशी को गनीमत समझती आगे का लाया अमल सोच रही थी कि इस तरह हाथ पर हाथ रखकर वो जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम गाड़ी रुकने पर वो खाली नज़रों से आगे देखती रही। ज़रा हवास बहाल हुए तो उसे याद आया वो हवेली पहुंच गई है। उसके डर का अंदाज़ा शाहजेब उसके चेहरे से लगा रहा था। उसे एक लम्हे उस पर तरस आया था कि उसके साथ उसकी माँ नहीं ताई ने सलूक करना था। आखिर उसका इकलौता बेटा उसकी वजह से कत्ल हुआ था। उनका बस चलता वो उसे इसी वक्त मार देती। शाहजेब ने उनकी नफ़रत का अंदाज़ा उसकी हवेली में जिक्र से लगा लिया था, जिसे वो जहर भरे लहजे में उसका नाम लेती थी। इतनी नफ़रत उसके लहजे में थी, अगर अब अलीना उनके सामने गई तो वो तो उसे मारने से भी गुरेज़ा नहीं होती। वो अलीना के साथ हवेली में दाखिल हुआ था कि जिसका डर था वही हुआ। अलीना पर सालिया खानम की नज़र पड़ी थी और वो उनके करीब आईं और एकदम फ़ज़ा में ज़ोरदार तमाचे की आवाज़ सुनाई दी थी। सालिया खातून ने अलीना के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। वह सामने अपने बेटे कि मुजरिम को देखकर बेकाबू हो गई थीं। वो बेकाबू होकर अलीना के ऊपर झपट पड़ी थीं। शाहजेब इस कार्रवाई को लापरवाह होकर देख रहा था, कैसे इससे कोई लेना देना ना हो जैसे, पर दिल के किसी कोने में उसे बुरा भी महसूस हो रहा था। पर वो अपनी ताईजान को रोककर खुद से बदजन नहीं करना चाहता था। चाहे सालिया खातून के इसकी माँ के साथ जैसे भी ताल्लुकात हों, पर उन्होंने उसे बेटा ही समझा था। शोर की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले नीचे हवेली के सहन में इकट्ठे हो गए थे। घर की औरतें अलीना को नहीं पहचानती थीं। वो अनजानी नज़रों से अलीना को सालिया खानम के हाथों दुर्गत बनते देख रही थीं, जिसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो क्या रहा है और ये कौन है। शाहजेब और बर्दाश्त ना हुआ तो ऊपर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। वो लोग शाहजेब की जानिब देख रहे थे कि वो सालिया खातून को रोक क्यों नहीं रहा। जब शाहजेब ने सालिया खानम को रोकते ना देखा तो आगे बढ़ा और इन्हें अलीना से दूर करने लगा, क्योंकि अलीना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। थप्पड़ों की बौछार से उसका होंठ एक जानिब से फट चुका था और गाल सूज कर लाल हो गया था। गाल पर उंगलियों के निशान वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। शायद
مریم خاتون کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اسے لے کر ایک کمرے کی جانب چل پڑی۔ شاید مریم خاتون کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ونی ان کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ پیچھے سالیہ خانم کی آوازیں انہیں سنائی دے رہی تھیں، وہ اسے لگاتار بد دعائیں دے رہی تھیں، بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیتیں۔ اوپر اپنے کمرے میں شاہ زیب سر ہاتھوں میں دیے پریشان بیٹھا تھا، اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ جا کر نیچے علینا کو اپنے گلے لگا لے اور سب سے چھپا کر کہیں دور لے جائے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چاہے وہ جو بھی ہو، وہ اس کے بھائی کے قتل کی وجہ تھی۔ وہ جتنا بھی اسے ان چیزوں سے بچاتا، پر سالیہ خانم اسے جینے نہیں دیتی۔ سالیہ خانم نے اسے خود بتایا تھا کہ علینا نے اس کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتا تھا، پر علینا جیسی عورتیں اپنا گھر نہیں بسایا کرتیں۔ مزمل خان نے شادی پر زور دیا تو اس نے کوئی راہ نہ دیکھتے مزمل خان کو بدنام کرنا چاہا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ مزمل پر زور زبردستی کا الزام لگا کر اسے بدنام کر دے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کا آدمی اسے مزمل کے ساتھ دیکھے تو وہ شور مچا دیں کہ یہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ خود بچ جاتی اور اس کی مزمل سے جان چھوٹ جاتی، پر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس کے باپ نے اسے مزمل کے ساتھ دیکھ لیا اور غصے میں اسے قتل کر دیا۔ بیٹے کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ تمہیں بھی اپنے جال میں پھانس لینا چاہتی ہے۔ اس کا یہی کام ہے، امیر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ جب سے وہ اس کو ملا تھا، اس نے اس کے اندر کوئی بھی غلط بات محسوس نہیں کی تھی۔ اس جیسی تو ہوتی تو اپنے اس حسن کے جال میں پھنسا لیتی، پر وہ جب بھی اس کے قریب گیا، اس کے انداز میں حیا محسوس کی۔ شاید اس کا دل اس بات کو ماننے پر راضی نہ تھا اور دماغ اپنی تائی جان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کریں، کدھر جائے آئے، اپنے دماغ کی سنے یا اپنے دل کی۔ وہ اپنی تائی جان کی بات پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اس کا دماغ کہتا تھا کہ اس کی تائی اسے غلط نہیں بتا سکتی۔ وہ شاید یہ سب کچھ سوچ کر پاگل ہو جاتا، اس لیے اس نے سگریٹ جلا کر اس کے دھوئیں کو اپنے اندر اتارنا شروع کر دیا۔ مریم خاتون کو اس کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ علینا بس روئی جا رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس سے پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک وہ بری طرح گھائل کر رہا تھا۔ مریم خاتون اگر بدلے کی آگ میں دیکھتے تو علینا کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلی جاتی، پر ایسا نہ کر سکیں کیونکہ وہ مزمل خان کی عادت سے واقف تھیں اور انہیں یقین تھا کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف مزمل خان کا ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے کی عزت تھی جو بھی ہے، وہ اب اس کے نکاح میں تھی اور وہ عورت ہو کر دوسری عورت کے بارے میں اس طرح کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ وہ اس سے بدلہ لینے کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ انہیں شروع سے شوق تھا کہ ان کی بھی کوئی بیٹی ہو، پر اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، لیکن اب ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی طرح کر کے اسے سالیہ خانم سے بچانا چاہتی تھیں۔ انہیں اس کے اوپر یقین تھا کہ یہ معصوم ہے۔ اگر انہیں سالیہ خانم کا پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ رکھتیں۔ وہ اسے اپنی گود میں لٹا کر چپ کروا رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس شاہ زیب سے متعلق بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پاس حرم کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ زیب کی طرح تم کسی عورت کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہو؟ سب سے بڑھ کر وہ اب تمہاری عزت ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ مریم نے شاہ زیب کو غصے سے مخاطب کیا۔ ماما جو بھی ہو، پر میں اس کا قصور ہے، اس میں اس کی وجہ سے میرے بھائی کا قتل ہوا، میں کس طرح اسے معاف کر سکتا ہوں؟ کبھی تو آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے اور تم کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے ہو۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ لڑکی اس طرح کی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تم نظر شناس انسان ہو اور تم سمجھ سکتے ہو، ایک عزت دار لڑکی کی آنکھوں میں سب سے بڑھ کر اس کی حیا ہوتی ہے، اور اگر وہ اس طرح کی ہوتی تو اب تک سالیہ خانم کو دو ٹوک جواب دے چکی ہوتی۔ مریم خاتون کی بات پر شاہ زیب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر تم نے تمہاری ایسی پرورش نہیں کی میں نے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ مریم خاتون اپنی بات کر کے کمرے سے چلی گئیں اور اپنے پیچھے شاہ زیب خان کو بہت کچھ سوچنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئیں۔ حرم جو علینا کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ ایک دم جہاں زیب کے سامنے آنے پر بوکھلا گئی۔ جہاں زیب اس کے کھلے چہرے کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے سالم نگل جائے گا۔ تمہیں جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا تم نے؟ جہاں زیب کو شروع سے ہی بہت زہر لگتی تھی۔ ایک تو دادا نے مرنے سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، اس لیے اس کی نفرت کا گراف بڑھ چکا تھا۔ زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں تھا، مانا کہ اس کو کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر کچھ اور پسند رکھتا تھا اور اس پسند میں حرم کہیں بھی نہیں آتی تھی۔ حرم نے اسے منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے مریم خاتون کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی، جبکہ جہاں زیب اس کی پشت کو غصے سے گھور کر رہ گیا۔ ماں کی بات سن کر شاہ زیب بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے علینا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ صبح علینا سے بات کرنا چاہتا تھا، پر اسے شہر سے ضروری کام کے لیے بلا لیا گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ پہلے اپنا ضروری کام کرے گا، پھر جا کر وہ علینا سے بات کرے گا۔ مریم خاتون کے پاس گیا تھا کہ ان سے مل کر آئے۔ وہ علینا کے کمرے میں علینا کے ساتھ سوئی ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر سوئی ہوئی علینا پر پڑی۔ بکھرے بالوں کے ساتھ بے سدھ ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ نیند میں بھی علینا کے چہرے پر اذیت بھرے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دن میں ہی مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ شاہ زیب اس کے قریب گیا، ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ لیا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔
वो चीज़ को समझने में काफ़ी था कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो क्यों अलीना की तकलीफ पर सहम जाता था। अभी उसकी नज़रें अलीना के चेहरे का तवाफ कर रही थीं कि वॉशरूम से आती मरियम खातून ने उसे देखा। अलीना को मदहोश होकर देखने पर मरियम खातून के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। उनका बेटा जितना भी इस चीज़ से इनकार करता और वो समझ चुकी थी कि वो अलीना को पसंद करता है। उन्होंने गला खंकार कर उसे अपनी मौजूदगी के बारे में बताया। शाहज़ेब एकदम सिटपटा गया। बेखुदी के आलम में उसे अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास ना हुआ और वो एकदम शर्मिंदा हो गया। मरियम खातून ने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए महसूस करवाया कि जैसे कि वो दिखा ही ना हो। क्या हुआ बेटा, इस टाइम खैरियत है? क्या कोई काम था? तो तुम बाद में क्या देते? इतनी सुबह आने का क्या मकसद? इस वक्त आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी और मरियम खातून अपनी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई थी। उसने अपना मकसद बताया, अलीना का ख्याल रखने के बारे में बोलकर माँ से दुआएं लेकर चल दिया। पीछे मरियम खातून को यकीन हो गया था कि आगे इस लड़की के लिए आसानियाँ आने वाली हैं। अलीना सुबह से अपने कमरे में बंद ये सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। जिस तरह उसके साथ रवैया रखा गया था, उसे अपना मुस्तकबिल खतरे में महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर आपदीदा हो गई थी कि शायद उसकी सारी उम्र इसी तरह की जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सुबह से हरम और मरियम खातून के अलावा कोई भी उसके कमरे में ना आया था। शायद सालिया खानम अभी तक उठी ना थी। अगर वो उठी होती तो शायद अब तक वो सुकून से बैठी ना होती। वो उनकी मार से बहुत डर गई थी। इस मासूम को क्या मालूम था कि शाहज़ेब उसकी हिफाजत का बोल कर गया था। वो घुटनों में सर दिए अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। हरम जाओ और जाकर जहाँ ज़ेब को नींद से उठा लाओ, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। सालिया खानम जहाँ ज़ेब और हरम के दरमियान कशीदगी के बारे में अच्छे से वाकिफ़ थी, इसलिए वो मौके की तलाश में रहती कि कब हरम को जहाँ ज़ेब के करीब करे, और जब भी इन्हें मौका मिलता वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती। अभी भी उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हरम को जहाँ ज़ेब के करीब करना था, हत्ता कि उनको कोई ऐसा काम ना था कि उसे नींद से उठाती। वो बात सुनकर एकदम सहम गई और उनको मना करने लगी कि सालिया खानम की घुरी देखकर मुंह बना के बैठ गई। मैंने तुम्हें कुछ कहा है कि जाकर जहाँ ज़ेब को उठा कर लाओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें सुनता नहीं है क्या? इस बार सालिया खानम अपने जलाल से भरी आवाज़ में बोली। नाचार हरम ऊपर जाना पड़ा। वो जहाँ ज़ेब के कमरे के सामने सोच रही थी कि जाए कि ना जाए। अंदर जाकर इस खड़ूस जहाँ ज़ेब के मुंह लगना पड़ता और अगर ना जाती तो नीचे अपनी माँ की बातें सुनना पड़ती। अगर उसकी माँ बोलने लगती तो कई कई घंटे इसकी बोलती ही रहती थी और इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि आज फिर अपनी क्लास लगवाए। तो वो अपनी माँ के डर से जहाँज़ेब के कमरे में जाने के लिए राज़ी हो गई। उनकी डांट से बेहतर वो जहाँज़ेब से क्लास लगवा सकती थी, वो भी हंसी खुशी। वो कहीं ना कहीं जहाँज़ेब से मोहब्बत करती थी। शायद ये निकाह की दो बोलों का असर था कि वो उसकी हर डांट को सुनकर दरगुजर कर दिया करती थी। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी भी सुनेगा। ज़ेब सुने, उठ जाएं, आपको माँ बुला रही हैं, उन्होंने आपसे कुछ बात करनी है। वो कब से जहाँज़ेब को आवाज़ें दे रही थी पर वो टस से मस ना हो रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने जहाँज़ेब को बाजू को ज़ोर से हिलाया और बोली कि जहाँज़ेब उठ जाएं, अब कितनी देर लगाएंगे। वो हर बार आवाज़ देकर दो कदम पीछे हो जाती थी, जैसे उसे डर हो कि अभी उठकर वो उसका सर फाड़ देगा। ये सब उस मासूम की हिफाजती तदाबीर थी। जहाँज़ेब, उसने उसका ज़ोर से कंधा हिलाने के साथ ऊंची आवाज़ में पुकारा। अब की बार जहाँज़ेब ने आँख खोली थी और अपने सामने हरम को पाया। उसकी आंखें खुलते देख कुछ कदम हरम पीछे हो गई। अगर जहाँज़ेब उसको कुछ कहे भी तो वो भागकर नीचे जा सके। वो आपको नीचे, मेरा मतलब माँ बुला रही हैं। उसने डरते डरते पीछे दरवाजे को देखा जो वो डर के मारे बंद कराई थी और अब अपनी गलती पर पछता रही थी। उसने उंगलियां चटकाते बोला और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। जहाँज़ेब की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर थीं, जो शायद शर्म के मारे या डर से सुर्ख हो रहा था। उसने एकदम उसे अपनी जानिब खींचा। हरम इस बार के लिए तैयार ना थी। एकदम कच्ची कली की तरह उसके सीने से आ लगी। जहाँज़ेब की नज़रें अब उसके होंठों पर थीं, जो शर्म के मारे लरज़ रहे थे। वो मदहोश होकर उसके लबों की जानिब झुका और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसके होंठों की नरमी महसूस करके अब अपने जज्बात शिद्दत उस पर वाज़ेह कर रहा था। कई लम्हे वो उसके होंठों पर झुका रहा, जैसे इन पर अपने नाम की मोहर लगा देना चाहता हो। जहाँज़ेब ने उसी लम्हे करवट लेकर हरम को अपने नीचे छुपा लिया था। वो उसके चौड़े जिस्म के नीचे छुप चुकी थी। उसका शर्म के मारे बुरा हाल था। उसने कहा सही थी इस जालिम की कुर्बत। जहाँज़ेब हरम के चेहरे को दीवाना वार अपने लम्स से महका रहा था। हरम की ज़ुबान को ताला लग गया था जैसे। जहाँज़ेब अब उसके बालों में मुंह दिए उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। हरम की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उसने एकदम जहाँज़ेब को धक्का दिया, जो उसके नरम जिस्म को सुकून महसूस कर रहा था। वो एकदम पीछे हुआ। उसके पीछे होने की देर थी। हरम आंधी तूफान की तरह उसकी कुर्बत से भाग गई थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो उसकी कुर्बत के कुछ लम्हे और बर्दाश्त करती। उसके जाने के कई लम्हे जहाँज़ेब सुन रहा था। उसके हवास बहाल हुए तो उसे यकीन ना आया। वो जिससे नफरत करता था उसे अपनी कुर्बत का एहसास फराहम कर चुका था। उसी लम्हे अपने बहकने पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वो इतना भी क्या बहक गया कि वो सब भूल गया। पर अब जो भी होना था हो गया। उसने हरम से माफ़ी मांगने का सोचा था। उसकी नींद धक से उड़ गई थी।
दूसरी जानिब शाहज़ेब खान का एक दिन में बुरा हाल हो गया था। उसे हर 2 मिनट बाद अलीना की याद आ रही थी। वो अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका दिल किया कि जाकर अलीना का गला दबा दे, जो उसे कुछ पल सुकून के नहीं दे रही थी। इधर भी उसे अलीना की तलब रहती थी और उधर आकर उसका दिल हुमक हुमक कर अलीना की तलब कर रहा था। उसने बहुत बार खुद को बावर करवाया था कि वो सिर्फ उसके बदले के लिए आई है। उसकी ज़िंदगी पर उसका दिल का कोई अख्तियार नहीं जो उसे बहकाए जा रहा था। उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि वो कसूरवार है। उसने आखिरकार एक फ़ैसला लिया था जिससे उसका दिल मुतमईन हो गया था। जहाँ ज़ेब को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। वो जो कुछ हरम के साथ कर चुका था, वो इस बात पर बहुत परेशान था। पता नहीं हरम उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसने हरम से बात करने का फ़ैसला किया, पर वो कॉलेज रवाना हो चुकी थी। उसका आज सुबह ज़रूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से वो जल्दी चली गई। वो हरम के लिए इस तरह के एहसासात नहीं रखता था, पर जो कुछ भी हुआ वो समझने से कासिर था। उसने हरम के साथ शाम की बात करने का इरादा किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। शाहज़ेब ने इरादा किया था कि अब वो अलीना से दूर रहेगा। मोहब्बत या वक्त की कशिश पर वो मजबूर होकर अपने भाई के कातिल के साथ मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकता। उसे इस बात का गिल्ट सारी ज़िंदगी नहीं सुकून से रहने देगा कि वो अपने भाई के कातिल के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी में वो सब भूल गया। इससे दूर रहकर इसे गिल्ट से निकल सकता था, तो वो इस पर राज़ी था। दिमाग में ये बात सोचकर पुरसुकून था, पर दिल में एक सिसक थी जो उसे पुरसुकून रहकर भी सुकून से नहीं रहने दे रही थी। पर वो अपने दिल की बात को दबाए जा रहा था। इस वक्त वो अपने दिमाग की बात मानकर अपने ज़मीर को मुतमईन कर रहा था। शायद इस जगह कोई और भी होता तो यही करता। सारा दिन हरम जहाज़ेब से बचती रही थी। सुबह भी उसने टेस्ट का बहाना करके जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की। उसे इस कदर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो भूख ना लगने का बहाना करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, पर वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसे पता भी ना लगा कमरे में कोई आया है। हरम वो इस पुकार पर चौंकी और मुड़कर देखा तो अपने कमरे में जहाज़ेब को पाया। जहाज़ेब को सामने देखकर उसे सुबह का वाक़या याद आया और उसके चेहरे पर गुलाल आ गया। हरम, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सुबह जो कुछ भी हुआ वो बस गलती थी। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और बहुत जल्द इस रिश्ते से जान छुड़वा लूँगा। सब कुछ अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और ना ही मेरा इरादा था। मैं तुम जैसी दब्बू लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मानता। बहुत जल्द हम दोनों इस रिश्ते से जान छुड़वा लेंगे। हरम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने किए पर माफ़ी मांग रहा है या उसे उसकी औकात याद दिला रहा है या इससे हमदर्दी जता रहा है। उसकी बात सुनकर हरम के अंदर एकदम गुस्से की लहर उभरी थी जो वो डुबा नहीं पाई। मिस्टर जहाज़ेब, मेरी बात कान खोलकर सुन लें। मैं कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं हूँ जो आपकी बात सुनकर आपके पीछे पीछे घूमूंगी। और आपके मुझे रिश्ते से आज़ाद क्या करेंगे, इससे पहले मैं खुद आपसे आज़ाद करती हूँ। मुझे सिर्फ दादा जान के बनाए हुए रिश्ते का एहसास था। वैसे भी सुबह आप मेरे करीब आए थे, मैं नहीं। अब तो मुझे भी खुशी होगी कि इस रिश्ते से आज़ाद होकर। हरम को उसकी बात बर्दाश्त ना हुई थी, इसलिए उसके दो बदू जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई। वो क्यों उसकी खातिर अपनी भूख मारे और नीचे खाना खाने चल दी। जहाज़ेब सुन होकर खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बातें हरम ने की हैं। वो लड़की जो उसके सामने ज़बान नहीं खुलती थी, आज उसे टक्कर का जवाब दे गई थी। जहाज़ेब का सब बातों से ज़्यादा उसके रिश्ता ना रखने की बात पर दुख हुआ था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। उसकी बात सुनकर जहाज़ेब के अंदर एक लावा फूटा था। उसे हरम के दूर जाने की बात पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, हत्ता कि ये उसका अपना फैसला था। वो बेचैताब खाता दरवाजे को देख रहा था जहाँ से कुछ देर पहले हरम गुजरी थी। हरम, वो मोहतरमा किधर हैं जिनको आपके भाई हमारे सरों पर लाकर बिठा चुके हैं। सालिया खानम का लहजा काटदार था। मम्मा वो लेटी हुई है अपने कमरे में, हरम ने डरते डरते बताया, क्योंकि उसे अब यकीन था कि अब अलीना की शामत आने वाली है। अलीना सुबह से सालिया खानम से बचकर ऊपर अपने कमरे में लेटी हुई थी। क्यों, क्या वो महारानी है जो आराम फरमा रही है? बुलाकर लाओ इस करम जली को, सालिया खानम ने हरम से कहा। वो सिर्फ अलीना की खैरियत की ही दुआ कर सकती थी। हरम ऊपर अलीना को बुलाने चली गई। अलीना ने दरवाज़ा खोला तो उसने इसे सालिया खानम का पैगाम दिया। अलीना डरते डरते नीचे आई। जी, आपने बुलाया? अलीना ने सालिया खानम से कहा। घर के मर्द अलीना को आते देखकर अपने अपने कमरों में चले गए। वो वैसे भी अपने घर के मामलात में नहीं बोलते थे। मोहतरमा, क्या अब यहाँ पर आराम फरमाने आई हैं? शायद मेरे ख्याल में सर आंखों पर बिठाना चाहिए। बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया है आपने, सालिया खान ने काटदार लहजे में जवाब दिया। अलीना कसूरवार ना होते हुए भी शर्मिंदा हो गई। जी माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, अलीना ने मुफाहमत से काम लेते हुए कहा। उसे मालूम था कि अगर यहाँ पर रहना है तो सालिया खानम से बच के रहना होगा। तुम क्या समझती हो ये अच्छा रवैया रखकर हमें अपने काबू में कर लोगी? चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने बेटे की कातिल को माफ़ नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा ये हुआ कि तुम अपनी औकात में रहो, उन्होंने नफरत से जवाब दिया। तुम्हें यहाँ शाहज़ेब सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए लेकर आया है, इसलिए इससे दूर रहना। उसे भी मेरे बेटे की तरह अपनी अदाओं की जाल में मत फंसा लेना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आवारा लड़कियों के काम, लड़कों को अपने जाल में फंसाकर सिर्फ रुपया लूटती हैं, सालिया खानम ने उसके बाल दबोचते हुए कहा। अलीना दर्द से कराते हुए अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को खामोशी से सुन रही थी। आंखों में आंसू लिए वो बस चुप थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। क्या कहती जब अपना सर साईं अपने साथ ना हो।
میں ایسی نہیں ہوں، اللہ کا واسطہ میرے پہ یقین رکھیں۔ اس دن بھی صرف اور صرف بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ ان کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ مزمل خان کو قتل کریں۔ انہیں مزمل خان کے میرے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے غصہ آیا تھا۔ آپ خود بتائیں کہ اگر میری جگہ حرم ہوتی تو کیا آپ بھی یہی کرتی؟ میری ذات پر نشانہ بازی نہ کریں، میری عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ اب میری عزت میری ہی نہیں سردار کی بھی ہے۔ علینا نے اس بار اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ایسے ہی سنتی رہتی تو شاید پوری زندگی اسی بات کے تانے دیتی۔ بدذات، تو میرے آگے زبان چلاتی ہے، تیری اتنی ہمت ہے تو صالحہ خانم کے آگے زبان چلائے۔ انہوں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اپنی غلیظ زبان سے سردار کا نام بھی مت نکال، بدذات لڑکی، وہ تیرا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ سردار ہے سردار۔ تو یہاں پر صرف منی ہو کر تو آئی ہے، اور منی ہونے کا مطلب تو جانتی ہے۔ صالحہ خان نے اس کے بالوں سے پکڑتے چہرہ اوپر کیا اور ایک زوردار چماٹا اس کے منہ پر مارا۔ اب کی بار وہ اس تھپڑ کو سہ نہ پائی تھی اور جا کر زمین بوس ہو گئی۔ مریم خاتون ایک طرف خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی تھیں۔ ساری زندگی صالحہ خانم کے آگے نہ چلی تھی تو اب کیا چلتی؟ انہیں علینا کے اوپر ترس آ رہا تھا، جو قصور نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر علینا کو پکڑنا چاہا، پر صالحہ خانم کے منع کرنے پر سائڈ پر رک گئیں۔ اگر وہ آگے بڑھ کر علینا کو بچاتی تو خود بھی صالحہ خانم کے قہر کو آزما ہوتی اور علینا کو بھی مشکل میں ڈال دیتی۔ علینا زمین پر قابل رحم حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ صالحہ خانم کے تھپڑوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سوج چکا تھا، ایک جانب سے ہونٹ پھر پھٹ کر خون نکل رہا تھا۔ آج کے بعد میرے سامنے زبان چلائی تو اس سے برا سلوک کروں گی۔ مریم نے جو اس بدذات کو میری نظروں کے سے دور کرو، اور خبردار اس کو مہارانی بنا کر بٹھایا۔ آج کے بعد یہ بھی نوکروں کے ساتھ اس حویلی کے کام کرے گی۔ صالحہ خانم نے نفرت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مریم خاتون ترہم بھری نظروں سے علینا کو اٹھایا۔ جاتے جاتے بھی صالحہ خانم نے اپنے اندر کا زہر اگلنے سے باز نہ آئی تھیں۔ اور ہاں، اس کمذات لڑکی کو بتا دینا کہ اس کا نصیب اس حویلی کی خدمت کرنا ہے بس۔ سردار خواب دیکھنا چھوڑ دے، ہم اپنے سردار کی ہم منصب خاندان میں شادی کریں گے، ساری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ سردار کی اصل بیوی کون ہے۔ صالحہ خانم کی بات سن کر علینا کو شاہ زیب خان سے اور بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نہ وہ اسے یہاں لے کر آتا اور نہ اسے ایسی باتیں سننا پڑتی۔ مریم خاتون اسے اٹھا کر چل دیں۔ ان کے اندر بھی ایک صالحہ خانم کی باتیں سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی کرتوت بھلا کر اس معصوم کو تانے دے رہی تھیں۔ صالحہ خانم ہرگز بھی سردار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھیں۔ بیٹا تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے چلا گیا اور وہ اپنے سردار کو ہاتھ سے نکال کر اپنا سکہ کھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں علینا کی اس قیامت خیز خوبصورتی سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی اس خوبصورتی سے شاہ زیب خان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ شاہ زیب خان بھی آخر ایک مرد تھا، اسے خوبصورتی کیوں نہ راغب کرتی، اور وہ خوبصورتی جو اسے اپنی بیوی کی صورت میں ملی ہو۔ وہ کسی بھی طرح کر کے علینا کو شاہ زیب کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو وہ سالوں سے اس حویلی پر حکمرانی کرتی آئی تھیں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا سب۔ انہوں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا تھا ان کا یہ خواب تھا کہ سردار بیگم بنے، پر ان کا یہ خواب اب ان کے بیٹے نے اپنی نااہلی کی وجہ سے توڑ دیا۔ اب انہیں قسمت نے ایک اور موقع دیا تھا کہ وہ اپنا خواب پورا کریں، اور وہ خواب صرف شاہ زیب ہی پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں شاہ زیب خان کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ مریم خاتون سے انہیں کسی بھی قسم کا ڈر نہ تھا، وہ شروع سے ان سے دبتی تھیں، پر انہیں اصل مسئلہ صرف علینا سے تھا، کیونکہ اگر شاہ زیب علینا کی جانب راغب ہو جاتا تو سردار بیگم علینا بن جاتی۔ اس لیے انہوں نے علینا کو شاہ زیب کی نظروں سے دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور صرف تب کر سکتی جب علینا کے خلاف کر سکتے شاہ زیب کو۔ انہوں نے شاہ زیب خان کو علینا کے متعلق غلط بات بتائی کہ علینا نے ان کے بیٹے مزمل خان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتی شاہ زیب خان علینا کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اسے معصوم تصور کر کے اس سے ہمدردی کرتے ہوئے رشتہ استوار کرتا۔ شاہ زیب خان کے کان اس قدر بڑھ دیے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی بدلہ لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتا تھا جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ ہو۔ اس بات پر مہر علینا نے بھاگ کر لگا دی تھی۔ انہوں نے علینا کی بھاگ جانے پر بات بڑھائی دی۔ وہ شاہ زیب خان کو اپنے مصنوعی پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ مریم خاتون سے زیادہ صالحہ خاتون کی بات مانتا تھا۔ آج علینا کے دو بدو جواب دینے پر انہیں اپنا مستقبل خطرے میں محسوس ہوا تھا، اس لیے انہوں نے علینا کو اسی وقت چھانٹ دیا کہ آگے وہ اس کی زبان نہ چلا سکے۔ ابھی تک وہ سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا، دیکھتے ہیں کہ آگے بھی وقت میں انہیں کے ہاتھ میں رہتا یا علینا کا ساتھ دیتا۔ جہاں زیب کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، چاہے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو کر حرم بنا کسی مشکل کے اس کی زندگی سے نکل رہی تھی، اور وہ یہ بات اپنے آپ کو جتنا بھی باور کرواتا اپنے آپ کو اتنی بے چینی میں محسوس پایا کرتا۔ اسی سوچ میں اسے صبح ہو گئی۔ صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اب یہ سمجھنا ناکافی تھا کہ یہ غصے سے ہے یا ساری رات جاگنے سے۔ صبح کو جب یونی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے آیا تو سامنے حرم کو بے نیازی سے ناشتہ کرتے ہوئے پایا۔ اس کی یہ بے نیازی محسوس کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غصے کی ایک لہر ایک دم اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ساری رات اس کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں گزار آیا ہے، اور یہ محترمہ یہاں پر بے نیازی دکھا رہی ہیں۔ اسے حرم سے زیادہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔
اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال نوچ لے۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ حرم کے انداز میں جہاں زیب کے اندر ایک چنگاری جلا دی تھی۔ جہاں زیب نے ارادہ کیا کہ یہ محتمہ ذرا اس کے ہاتھ تو لگے، وہ بتائے گا کہ بے نیازی کسے کہتے ہیں، اس کے سارے نٹ کس دے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ ثالیہ خانم نے اسے مخاطب کیا، جہاں زیب کن سوچوں میں گم ہو بیٹا، اپنا ناشتہ کرو۔ ان کے بعد وہ پھر گڑبڑا گیا، جی جی تائی جان ناشتہ ہی کر رہا ہوں۔ اس کے گڑبڑا کر بولنے پر حرم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی جو وہ لمحوں میں چھپا گئی۔ جہاں زیب بیٹا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رات بھی آپ میرے پاس نہیں آئے۔ ثالیہ خانم کی بات سن کر جہاں زیب کو ایک شرمندگی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اپنی ٹینشن میں اپنی جان سے پیاری تائی جان کی بات کو اگنور کر چکا ہے۔ معذرت تائی جان، وہ رات کو طبیعت خراب تھی، اس کی وجہ سے آپ کے پاس نہ آ سکا۔ جہاں زیب کے اس قدر ادب و احترام کے ساتھ بولنے پر ثالیہ بیگم کا خون اور بڑھ چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا اور اپنا بھی۔ یہ دونوں لڑکے ان کے ہاتھوں میں آ چکے تھے، ان کا لالچ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے لال کی طبیعت خراب تھی، مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا آپ نے؟ مصنوعی لگاوٹ کے ساتھ ثالیہ بیگم نے پچکارا۔ نہیں، وہ بس ذرا سا سر درد تھا، اب ٹھیک ہے، جہاں زیب نے سر جھکا کر کہا۔ دراصل جہاں زیب میری ایک دور پرے کی کزن یہاں کچھ دن رہنے آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں تم اسے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ جی تائی جان، جیسا آپ کا حکم، جہاں زیب نے کہا۔ جہاں زیب کہ اس قدر ادب کے ساتھ بولنے پر حرم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ حرم سوچ رہی تھی کہ جس طرح کا ادب احترام کا اظہار یہاں آ کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ کرے تو جیتے جی مر جائے خوشی سے۔ مریم خاتون، ان کے استقبال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ انہیں ثالیہ خانم کی حویلی میں رہتے ہوئے کوئی کمی محسوس ہو۔ اب کی بار ان کے لہجے میں غرور و تکبر تھا جنہیں صاف صاف مریم خاتون نے محسوس کیا تھا۔ وہ کمزاد علینا کہاں پہ ہے؟ اسے بھی سمجھا دینا کہ یہاں کسی کو بھی سردار کے ساتھ نکاح ہونے کا مت بتائے۔ میں نے شاہینہ کی بیٹی کے ساتھ شاہزیب کی شادی کرنی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی منحوسیت میرے شاہزیب کی شادی پر پڑے۔ ان کی بات نہیں، مریم خاتون کے ساتھ ساتھ جہاں زیب کے اوپر بھی ایک بم پھوڑا تھا۔ وہ سب بے یقینی کے ساتھ ثالیہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ شاہزیب کے شہر میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ حویلی نہ جا سکا۔ ابھی بھی وہ اپنی میٹنگ میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا۔ وہ بدقسمت یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ اس کی بیوی کے ساتھ حویلی میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ شاہزیب ابھی بھی اپنے آفس کے کام میں بزی تھا، اس کی ایک میٹنگ تھی۔ کچھ دیر کے بعد اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد پایا۔ اس کا شروع سے خواب تھا کہ وہ اپنی کمپنی کو اونچا مقام دلائے اور آہستہ آہستہ اس کی کمپنی ترقی کی منزلوں کو چھو رہی تھی۔ ابھی وہ ایک اہم پروجیکٹ سے فارغ ہوا تھا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ اپنے مینیجر کے سپرد باقی کام کرتے ہوئے حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ حویلی جاتے ہی اس کے سر کے اوپر کیسا بم پھٹنے والا ہے۔ جہاں زیب ایئرپورٹ شاہینہ بیگم کو پک کرنے گیا تھا، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے شاہینہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے بچے عجیب سے حلیے میں تھے، ان کی بیٹی تنگ سی پینٹ شرٹ میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سی حور پری سمجھ رہی تھی۔ اسے یہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی عجیب سی لگی اور وہ ایک دم اس کا اور علینا کا مقابلہ کرنے لگا۔ علینا اس سے کافی درجے اچھی تھی، اس نے ایک بار ہی دیکھا تھا اور ویسے کافی باحیا لگی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر تو اسے ایک دم سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے کا حلیہ تو ناقابل بیان تھا، وہ دیکھنے میں کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا، عجیب آوارہ سا لگا اسے۔ وہ کیا بول سکتا تھا؟ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا کیونکہ یہ ثالیہ خانم کے مہمان تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ انہیں لے کر حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بیٹا تو اپنے موبائل میں مگن پتہ نہیں کون سے مسئلے حل کر رہا تھا، بیٹی باہر دیکھنے میں مگن تھی، جیسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ حویلی کے اندر ابھی داخل ہوئے تھے کہ انہیں سامنے حرم آتی دکھائی دی۔ ہم نے آگے بڑھ کر شاہینہ بیگم کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ حرم کو دیکھتے شاہینہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا اور پیار دیا۔ حرم اس الفت بھرے انداز پر ایک دم گھبرا گئی، اس نے روبینہ کے ساتھ ہاتھ آگے کیا پر روبینہ کے نخرے ہی کسی طرح قابو نہیں آ رہے تھے۔ روبینہ نے بڑے نخرے دکھاتے ہوئے آگے ہاتھ کیا جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہو۔ حرم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی ماں کا علم تھا ثالیہ خانم ہمیشہ اپنے فیصلے پر اٹل رہتی تھی۔ اب اس لڑکی کو شاہزیب خان کی بیوی تصور کر کے وہ اس سے ملی تھی، اسے علینا کے ساتھ ہمدردی تھی اور وہ اس ہمدردی کا کیا کرتی جب شاہزیب خان ہی علینا کے ساتھ نہ تھا۔ اس دوران اسد شاہینہ بیگم کا بیٹا پرشوق نظروں سے حرم کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ حرم کو ان سے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی، وہ اسد کی نظروں سے خائف ہوئی، وہ جلدی سے اپنا جان چھڑوا کر کمرے کی جانب روانہ ہو گئی۔ چاہے جو بھی ہو، ثالیہ خانم کی ڈانٹ ہی صحیح پر وہ ان لوگوں کے درمیان اور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ واپس کمرے کی جانب جب چلی گئی پر اس کی پشت پر اسد کی مینی خیز نظریں ابھی بھی قائم تھیں۔ اس کی نظروں نے حرم کو دور تک دیکھا تھا جب تک وہ غائب نہ ہو گئی۔ جہاں زیب خونخوار نظروں سے یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا، اس کا دل کیا کہ وہ حرم کو ان سب کی نظروں سے دور کر دے یا اس اسد کا سر پھاڑ دے جو اس کی بیوی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ جہاں زیب کے اندر جلن اور غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ شاہینہ بیگم اب ثالیہ خانم سے مل رہی تھی۔ ثالیہ خانم روبینہ کے بارے صدقے جا رہی تھی پر روبینہ اپنے ازلی بے نیازی سے بیٹھی تھی۔ جہاں زیب نے غصے کو دباتے واپس باہر نکل گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو حویلی سے باہر نکال دیتا
और उसे सिर्फ और सिर्फ सालिया बेगम का एहतराम था जो रुका हुआ था। अरे सालिया खानम, ये लड़की कौन है? नौकरानी तो नहीं लग रही, इतनी खूबसूरत है, क्या ये कोई तुम्हारी रिश्तेदार है? शाहीना बेगम ने बड़े इतराते हुए कहा। वो सारी हकीकत से वाकिफ थी, वो उसकी खूबसूरती से खाइफ थी, इसलिए उन्होंने इसे जलील करने का ये तरीका अपनाया। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? इसकी खूबसूरती पर मत जाना, ये इन जैसे लड़कियों के ओछे हथकंडे होते हैं, अपनी खूबसूरती दिखा दिखा कर लोगों को पागल बनाती हैं। ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर मौत की घाट उतार दिया। ये तो मेरा शाहजेब खान था जो इसे यहाँ पर इज्जत बनाकर ले आया, पर इन जैसी लड़कियों को कहाँ इज्जत रास आती है। सालिया खानम ने अपने अंदर का जहर उगला और कहका लगाकर हंस दी। शाहीना बेगम उनका भरपूर साथ दे रही थी। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी कि किस तरह अलीना को बेइज्जत कर दें। बस अलीना, जो सालिया खानम के पांव दबा रही थी, चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके अंदर और सकत नहीं थी कि वो जवाब देती और दोबारा सालिया खानम के कहर का सामना करती। उनके साथ बैठी रुबीना बीबी अलीना को कहर भरी नज़रों से देख रही थी। उसे शाहीना बेगम समझाकर लाई थी कि उसे शाहजेब खान को अपने काबू में करना है, फिर ही ये इस हवेली की मालकन बन सकती है। रुबीना को अब शाहजेब खान के आने का इंतजार था कि वो सरदार को अपनी अदाओं के जाल में फंसा सके, वो उसे अपनी खूबसूरती से घायल करे, पर इतना तैयार होकर भी अलीना के सामने दब रही थी, इसलिए वो अलीना को अपनी नज़रों से भस्म कर रही थी। शाहजेब खान हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो एक गैर मामूली हलचल को पाया। सबसे पहले वो सालिया खानम को मिलने के लिए गया। वो जब भी हवेली आता था तो सबसे पहले सालिया खानम से ही मिलता था। वो सालिया खानम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वहाँ पर एक दरमियानी उम्र की औरत और एक लड़की बैठी हुई थी और अलीना सालिया खानम के पांव दबा रही थी। अलीना को देखकर उसके दिल में एक सुकून पैदा हुआ था। उसका दिल किया अलीना को सामने बिठाकर देखता रहे, शायद वो अपनी सोच पर अमल भी कर लेता, पर अचानक उसे अपने किया हुआ वादा याद आया। वो एकदम अपनी पुरानी रोम में वापस आया था। अलीना को नज़रअंदाज करके सालिया खानम के सामने झुककर प्यार लेने लगा। सालिया खानम उसकी फरमा बरदारी पर बाग बाग हो गई। शाहीना बेगम को बड़े जतलाने के अंदाज में देखा कि देखो देखो, ये मेरी कितनी इज्जत करता है। अरे शाहजेब बेटा, आप यहाँ, हम आपको बुलवाने वाले थे शहर से, शुक्र है आप खुद ही आ गए। इनसे मिलिए, ये शाहीना बेगम है और ये रुबीना इनकी बेटी और आपकी होने वाली बीवी। सालिया खानम ने शाहजेब खान के साथ साथ अलीना पर भी धमाका किया था। अलीना ने शिकवा किनार नज़रों से शाहजेब को देखा, जिस पर उसने नज़रें चुराई थीं। अलीना ने खुद को ये बावर करवा लिया था कि उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजरनी है। पता नहीं क्यों, फिर भी उसे बुरा लगा था। वो नज़रें झुकाए सालिया खानम के पांव दबाने लग गई। ताईजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं शादी नहीं कर सकता और आप मेरी ऐसी लड़की के साथ शादी करवा रही हैं जिसे मैं जानता ही नहीं। शाहजेब ने दो टोक लहजे में कहा। क्यों बेटा, इसमें जानने की ना जानने वाली कौन सी बात है? अलीना को भी तो तुम नहीं जानते थे। वैसे भी मैं इस लड़की को अपनी ख़ानदानी बहू तस्लीम नहीं करती। अगर मैंने अपने बेटे के कातिल को कबूल किया है तो वो सिर्फ पंचायत के फैसले को देखते हुए, वरना मैं कब की से धक्के मारकर बाहर निकाल चुकी होती। सालिया खानम ने जहरकंद लहजे में कहा। ताईजान, आप जो भी करें, पर मैं अलीना को ही अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ और मुझे अपनी पसंद की शादी करनी भी हुई तो खुद कर लूँगा। आपको मेरे ज़ाती मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। शाहजेब खान की बस हो चुकी थी अपने आप से लड़ते और अब सालिया खानम के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर उसे गुस्सा आया था। वो किसी को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं देगा। वो उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकती। अभी वो अपनी बात करके चुप ही हुआ ही था कि रुबीना गुस्से से आगे बढ़ी और जाकर अलीना के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया और चीख कर बोली, इस बदचलन की वजह से मुझे ठुकरा रहे हैं। इस जैसी लड़कियों को भी अच्छे से जानती हूँ। बताया है आंटी ने मुझे कि कैसे इसने मुजम्मिल खान को अपनी बदचलनी की वजह से काबू किया था। अब भी शायद आपको भी काबू करना चाहती है। रुबीना ने अपने अंदर की गलाजत बाहर निकाली थी। मरियम खातून जो खाने का बोलने कमरे में आई थी, रुबीना को इस तरह अलीना के साथ रवैया रखते हुए खामोश खड़ी थी। वो कह भी क्या सकती थी अगर उनके बेटे को ही अपनी बीवी की इज्जत की परवाह न थी। सालिया खानम शाहजेब का जवाब सुनकर सुन खड़ी थी, एकदम आगे बढ़ी और अलीना के बालों को पकड़ते हुए उसे बाहर घसीटने लगी। आज इस बदचलन को मैं घर से निकाल कर रहूंगी। ये मेरे घर का सुकून गारत कर रही है। इस गंद की पोटली की वजह से मेरे घर के सुकून को आग लग गई है। अलीना ने दर्द के मारे एक सिसकारी दी थी। वो बहती आंखों के साथ घसीटी चली जा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा क्या कसूर है? आप खान की जहाँ मर्जी शादी करें, पर मुझे इस वक्त यहाँ से ना निकालें। अलीना गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी। सालिया खानम उसके साथ कुछ और करती कि एकदम शाहजेब खान की धाड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी, रुक जाएं, अगर किसी ने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं उसको हाथ उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शाहजेब ने आगे बढ़कर अलीना को उठाया और बोला, लड़की, तुम्हारा जो भी नाम है, अगर आज के बाद तुमने हाथ उठाने की गलती भी की तो तुम सही सलामत घर वापस नहीं जा पाओगी। तुम ताईजान की मेहमान बनकर रहो। और तुम जिसे आवारा बोल रही हो, पहले खुद को आईने में देखो कि तुम क्या हो। तुम जैसी लड़की को मैं घर में क्या खुद के आसपास ना भटकने दूं। और ताईजान, आपने आज जो किया इस पर मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा कि आप इस तरह की सोच रखती हैं। अगर किसी को कोई मसला है तो इस हवेली से जा सकता है। वो अलीना को लेकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। पीछे सबको सांप सूंघ गया था, जबकि हरम और मरियम खातून ने रब का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने सरदार को अलीना की तरफ माइल कर दिया।
शाहजेब खान अलीना को लेकर अपने कमरे में आया तो अलीना ज़ारों की तार रो रही थी। उसे ज़ारों की तार रोते देख शाहजेब खान को शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वो कैसे उस मासूम को इन जालिमों के पास छोड़ आया। उसे सालिया खानम की बातें सुनकर मरियम खातून की बात पर यकीन आया था कि कभी कभी तो आंखों देखा भी गलत होता है, और वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर यकीन कर बैठा था। मेरी जान प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है, शाहजेब खान बेबस होकर बोला। अलीना उसके इस कदर नरम लहजे पर हैरान होकर पूरी आंखें खुले उसे टुकर टुकर देखने लगी। शाहजेब ने उसकी पूरी खुली आंखों को देखा तो मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। मुझे इस तरह आंखें खोलकर क्यों देख रही हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगा? शाहजेब खान ने माहौल की सख्ती को कम करते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी अलीना झेंप गई। अलीना शाहजेब की नज़रों को देखते हुए एकदम परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में ऐसी कौन सी काया पलट चुकी थी। ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अलीना ने घबराते हुए कहा। मेरी जान क्या हो गया, ऐसे क्यों डर रही हो? ये मैं ही हूँ, जिन नहीं जिससे तुम डर रही हो, शाहजेब ने लो देती नज़रों से कहा। आज अपने दिल की बात मानकर शाहजेब बहुत खुश था। उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने सोचा था कि जो हो गया सो हो गया। अगर अलीना ऐसी ही होती तो वो उसके साथ एक लम्हा ना गुजारती। शाहजेब ने अलीना के साथ इस बारे में बात करने का फैसला किया था। उसे अपनी इस अहमकाना हरकत पर गुस्सा आ रहा था। क्या था कि वो अलीना की भी बात सुन लेता। सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर उस पर यकीन कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। आगे भी ऐसे फैसले करेगा, ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वो अपने गांव का सरदार है और उसी पर सारे फैसले पर मुनहसिर करते हैं। वो अलीना को आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। वो अभी अपने आप को और अलीना को इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त देना चाहता था। सच जानने से पहले वो कोई भी रिश्ता इस्तवार नहीं रख सकता था। शाहजेब घर से निकलते ही वो मुजम्मिल खान के दोस्तों से मिलने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो उसके करीबी साथी थे और वो इन्हीं से सच जान सकता था। मुजम्मिल खान अपने दोस्तों को बताए बगैर कोई काम नहीं करता। वो सब उसके कामों में शरीक होते थे, और अब भी अगर शाहजेब खान को कोई हकीकत बता सकता था तो उसके दोस्त ही थे। इसलिए शाहजेब खान ने सबको अपने डेरे पर बुलाया था ताकि उनसे पूछ सके कि असल माजरा क्या है। जब तक वो सच न जान लेता खुद भी सुकून नहीं मिलने वाला था। अभी भी उसके सारे दोस्त उसके डेरे पर उसके सामने बैठे हुए थे। सभी उसके संजीदा चेहरे को देखते हुए डर रहे थे कि पता नहीं अब उनके साथ क्या होता है। शाहजेब खान संजीदा चेहरा लिए अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान था। मेरा तुम लोगों को यहाँ बुलाने का सिर्फ इतना मकसद है कि तुम लोग मुझे सच बता सको। मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ सच सुनना है, और जो तुम लोग अपने मुंह से बताओगे, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच निकलवाने के। शाहजेब खान ने इस बार दबदबे से कहा। हाँ, क्योंकि वो उनके उड़े हुए चेहरे देखकर समझ चुका था कि कोई ऐसी बात है जो उससे छुपाई गई है। हुक्म कीजिए सरकार, आपको हमसे क्या बात करनी है, जिसके लिए हमें अपने डेरे पर बुलाने की जहमत की आपने? उनमें से एक मुजम्मिल खान का दोस्त उसकी चापलूसी करने लगा। शाहजेब खान को ये देखने में ही बड़ी मीठी छुरी लगा था। उसकी बात पर शाहजेब खान ने अपनी गहरी काली आंखें उठाकर कहा, उस दिन मुजम्मिल खान वहाँ पर क्या कर रहा था और क्यों था? अब तुम लोगों की जुबानी फराटे भरती नजर आए मुझे। तुम लोगों की जुबानों से सिर्फ सच निकलना चाहिए। झूठ बोलने की मेरे सामने गलती भी मत करना, वरना इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। मेरे कहर का सामना ना ही करो तो अच्छा है। शाहजेब खान ने इस बार संजीदा लहजे में वार्न किया। जी, वो उस दिन मुजम्मिल खान अलीना बेगम को उठाने गए थे, पर मेरा मतलब है अगवा करने। उनमें से एक ने सर झुकाकर कहा। ये अल्फाज सुनते ही शाहजेब खान के सर के ऊपर आसमान आ गिरा, पर वो अभी कुछ बोलने से पहले उनकी बात सुनना चाहता था। और अगवा करने की वजह शाहजेब खान ने पुरसोच लहजे में कहा, जैसे वो सोचों के ताने बाने बुन रहा था। वो मुजम्मिल खान हर रोज़ अलीना का रास्ता रोकते थे, पर वो हर बार नज़रअंदाज कर देती। मुजम्मिल खान का दिल अलीना पर था। वो चाहते थे कि कुछ दिन अलीना के साथ जैन कुछ बोलते बोलते रुका। शाहजेब ने उसे जारी रखने का इशारा किया, कहा कि बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो अलीना के साथ दोस्ती रखना चाहते थे। वो चीज़ें जो उनकी दस्तरस में आ जाती उसे बहुत जल्द बेजार हो जाते थे, पर अलीना इन्हें किसी भी तौर काबू में नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने अलीना को अपने दूसरे फ्लैट में रखने का इरादा किया, सबसे छुपा कर, ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए और वो अपने इरादे में भी कामयाब हो जाएं। पर उस दिन अलीना से थप्पड़ खाने के बाद आपे से बाहर हो गए और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, और फिर जो वाक़या हुआ उसका आपको इल्म है। उसकी बात सुनने के बाद शाहजेब को वाकई में खुद से नफरत महसूस हुई थी। कैसे वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर इस मजलूम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता रहा था। उसे यकीन था कि उसकी तरह सालिया खानम भी सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात से वाकिफ़ है, वरना वो कभी भी इससे सच ना छुपाती। गुलाम बख्श, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाए। ये कहते ही वो उठकर चल दिया। बाकी सब भी अपनी जान बख्शी होने पर खुशी का इजहार कर रहे थे कि चलो इनकी जान तो बची, वरना वो सरदार के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शाहजेब खान अपनी जीप में बैठा था। खुद को कोस रहा था कि उससे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया। वो कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा बहतान लगा सकता है। इसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब वो क्या कर सकता था, गलती तो कर बैठा था, और इस गलती की भी कोई तलाफी ना थी शायद उसके नज़दीक। भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अपने कमरे में जाकर तैयार हों, भाई आने वाले होंगे। हरम ने खुशी से चहचहाते लहजे में कहा। अलीना ने हरम का खुशी से चमकता चेहरा देखकर नजर उतारी। खुशी से उसके गाल लाल हो रहे थे।
یہ تم کیا کہہ رہی ہو حرم؟ میں نے کیوں تیار ہونا ہے؟ کیا کوئی دعوت ہے آج جس کا مجھے علم نہیں؟ علینا نے سوالیہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی کچن کا کام سنبھال رہی تھی۔ ارے بھابھی، یہ کیا بول رہی ہیں؟ بھائی کے لیے تیار ہونا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی نہ بس پاگل ہو۔ حرم اس کی ہم عمر رہی تھی، پھر بھی اسے احترام سے بھابھی بلاتی تھی۔ حرم کی بات سن کر علینا کا چہرہ ایک دم اترا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھ حرم نے کہا، کیا ہوا بھابھی؟ کیا آپ نے بھائی کو ابھی تک معاف نہیں کیا؟ نہیں نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کون ہوتی ہوں انہیں معاف کرنے والی؟ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اپنے خون کو ہی آگے رکھتا۔ میں تو ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل مجھے بچایا۔ میں بس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ پتہ نہیں میں ان کی زندگی میں اب کون کون سی مصیبت لانے والی ہوں۔ کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں تسلیم کریں گے؟ سنا نہیں تم نے وہ کیا کہہ رہے تھے دوسری شادی کے بارے میں؟ شاید وہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ میں ان کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ شادی کر کے لے آئیں۔ صبح سے شاہزیب کے ایک دن کمرے سے چلے جانے پر وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ابھی حرم کے بلانے پر پھٹ پڑی۔ حرم تو پہلے سے دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھابھی، آپ بھی نہ واقعی میں بہت معصوم ہو۔ کیا لگتا ہے بھائی اس طرح کے ہوں گے؟ ان کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو آپ، اور جس طرح وہ سالیہ خانم کے سامنے بولے، یقین کریں آج تک کے نہیں بولے ہوں گے صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ آج تک امی جان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے آئے ہیں۔ آپ بس بھائی جان کو دل سے معاف کر دیں۔ حرم کی بات پر علینا حرم کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی حرم ہی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سالیہ خانم کی بیٹی ہے۔ کیا ہوا بھابھی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جا کر بھائی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر علینا جھینپ گئی۔ میں ان کے لیے کیسے تیار ہوں؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، علینا نے بے بس ہو کر کہا۔ اس کی بات سن کر حرم کو واقعی ہی یہ معاملہ سنگین لگا۔ اگر علینا کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں گے تو وہ کیسے تیار ہوگی؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ بھابھی ایک کام کریں، میرے پاس ایک نیو ڈریس ہے، آپ کا اور میرا ناپ ایک ہے، وہ پہن لیں۔ میں نے اسے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا۔ حرم نے چٹکی بجائے اسے مسئلے کا حل نکالا۔ اس کی بات پر علینا ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ پاگل ہو پوری، میں وہ کیوں پہنوں گی؟ وہ تمہارا سوٹ ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ علینا نے رسانیت سے انکار کیا۔ ایسی بات نہ کریں، کیا ہو جاتا ہے آپ کا؟ میرا ایک ہی ہے، پہنے اور تیار ہو جائے۔ میرے بھائی کو خوبصورت بیوی چاہیے، سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حرم نے آنکھ دباتے ہوئے علینا کو چھیڑا۔ علینا اس کی مینی خیز بات پر لال سرخ ہو گئی، بے شرم، اور بس یہی بول کر بھاگ گئی۔ پیچھے حرم کا زوردار قہقہ اٹھا تھا۔ سالیہ خانم اور ربینہ اور شاہینہ سر جوڑ کر تانے بانے بن رہی تھیں۔ ان کے دماغ کی کھچڑی تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب علینا کی زندگی میں کیا گل کھلائیں گی۔ سالیہ خانم خاموشی اوڑھے اپنے کمرے میں تھیں اور صبح سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ انہیں شاہزیب خان کا انداز بہت کھل رہا تھا۔ وہ سر جوڑ کر کچھ نہ کچھ پلان کر رہی تھیں۔ انہیں کسی بھی طرح کر کے شاہزیب خان کی واپس اپنی مٹھی میں لینا تھا، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑتا۔ علینا جالی دار فراک میں قیامت خیز لگ رہی تھی۔ اس کا سوگوار حسن اسے اور حسین بنا رہا تھا۔ اوپر حرم کے کیے گئے میک اپ کے ساتھ اور دلکشی لگ رہی تھی۔ حرم نے اس کو دیکھا تو کئی لمحے دیکھتی ہی رہی۔ ایک دم اس کے منہ سے نکلا، اوہ آج تو ہمارے بھائی گئے۔ اس کی بات سن کر علینا کے سرخ گلاب ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، اور وہ جو دو آتشا حسن لیے شاہزیب خان کا انتظار کر رہی تھی۔ بھابھی ایک بات تو بتائیں، حرم نے پرسوز انداز میں کہا۔ علینا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کہیں میں بری تو نہیں لگ رہی؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہو، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید آپ کو اغوا کر کے شادی کر چکی ہوتی، حرم نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ شریر نہ ہو تو، علینا سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ سنیں نہ بتائیں، آپ کی مما نے آپ کو کیا کھا کر پیدا کیا تھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں؟ حرم کا لہجہ شرارت سے بھرا پڑا تھا، جیسے وہ آج علینا کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو۔ اس کی بات سن کر علینا نے اسے غصے سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ بس بھی کرو، اچھا سوری، آ جائیں، ہمارے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس کی بات پر علینا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھابھی وہ نہ، میں دراصل بھائی کو تنگ کرنا چاہتی ہوں، انہیں بھی تو پتہ لگے کہ انتظار کرنا کسے کہتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو تصویر انہیں چپکے سے سینڈ کر دی ہے، اب وہ بےتاب ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کی گلفشانی پر علینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حرم نے اس کا منہ بند کیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ شاہزیب خان صبح سے ڈیرے پر بیٹھا اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل پر میسج کی ٹون رنگ سنائی دی۔ اس نے بے دھیانی سے موبائل کھولا تو وہاں پوری آب و تاب سے علینا کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ وہ کئی لمحے تو اس تصویر کو دیکھتا ہی رہا، اسے یہ بھی نہ یاد رہا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ نیچے حرم کا پیغام آیا ہوا ہے، جس میں حرم نے اسے شرارت سے جلدی آنے کو کہا تھا اور ایک سرپرائز کا بولا تھا۔ وہ حرم کی شرارت سمجھ چکا تھا، اس لیے ایک آسودہ مسکراہٹ لیے حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاید خوشیوں نے ابھی تک اس سے رخ نہ موڑا تھا۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ آج اس کی محبت اس کے لیے پور سجی تھی۔ وہ حویلی پہنچا تو جلدی جلدی اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے غصہ آیا، وہ یہاں علینا کا تصور کر کے آیا تھا۔ اسے حرم کی شرارت سمجھ آ گئی کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ وہ اس کی شرارت پر مسکرایا تھا۔ وہ نیچے حرم کے کمرے میں گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں علینا سوئی ہوئی تھی اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہاں حرم ہوگی۔
وہ بنا آواز کیے علینا کو باہوں میں اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل علینا کو دیکھ دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ وہ بس علینا کو اپنی باہوں میں سمونا چاہتا تھا کہ وقت رک جائے اور علینا ایسے ہی اس کی باہوں میں رہے اور وہ اس کا سجا سمرا روپ دیکھتا رہے۔ اس نے علینا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ وہ کئی لمحے علینا کے چہرے کا طواف کرتا رہا۔ آخرکار اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ علینا پر جھک کر اس کے چہرے کا بوسہ لینے لگا، اس کے ہر عضو پر پیار بھری شدت بکھیرنے لگا۔ اس کا بس چلے تو شاید ساری عمر اسی طرح پیار کرتا رہے۔ وہ کبھی اس کے گال پر محبت بکھیرنے لگتا تو کبھی ہونٹوں کو چوم کر اپنی پیاس بجھاتا، پر پیاس تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے لمس پر شدت بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دم علینا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے اتنے قریب شاہ زیب خان کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ابھی بھی اس کے ہونٹ شاہ زیب خان نے جکڑے ہوئے تھے، جنہیں وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ علینا ذرا سا کسمسا کر پیچھے ہونے لگی کہ خان نے کروٹ لے کر اسے خود کے نیچے بھیج لیا۔ وہ بس پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ علینا کو اس کے شدت بھرے انداز پر خوف محسوس ہوا۔ آخرکار شاہ زیب نے اس کی سانسوں کو مہلت دے دی۔ علینا گہری سانسیں بھرتی شاہ زیب کی گرم سانسوں کو اپنے گرد محسوس کر رہی تھی۔ علینا نے اٹھ کر جانا چاہا پر شاہ زیب نے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا کہ اگر وہ اسے چھوڑے گا تو علینا اس سے دور چلی جائے گی۔ خان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے اپنے کپ کپاتے لبوں سے کہا۔ خان کی جان، ابھی تو ہوش آیا ہے، ابھی بس خاموشی سے ان لمحات کو اور حسین بناؤ۔ آج تم نے خود دعوت دی ہے کہ میں تمہارے بدن کو اپنی محبت سے بھر دوں، گلے شکوے بعد میں کر لینا، پوری زندگی پڑی ہے۔ علینا اتنی کم عقل نہ تھی کہ اس کے بہکتے لہجے کو محسوس نہ کرتی۔ اس نے آج تک صرف خان کا ریزرو رویہ ہی دیکھا تھا، پر آج وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اس کی بات پر علینا کے چہرے نے لالی چھلکائی تھی۔ شاہ زیب اس رنگین امتزاج کو دیکھتے ہوئے بے خود ہوا تھا۔ خان، ابھی وہ بولی ہی تھی کہ شاہ زیب نے اس کے لبوں کو پھر سے قید کر لیا۔ وہ اس بار بھی کچھ نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے آزاد کیا تو بولا، کہا تھا مت بولو، جتنا بولو گی اتنی سزا ملے گی۔ اس کی بات پر علینا خاموشی سے اس کی قربت میں لرزنے لگی۔ شاہ زیب اس کے جسم کی کپکپاہٹ دیکھتے اس کی گردن پر جھکا تھا اور اس کی خوشبو خود میں بسانے لگا۔ اس کے ہر ایک اگلے قدم پر علینا تیز سانسیں لینے لگتی۔ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو شاہ زیب کے حوالے کر دیا۔ اس کی خوشنودی حاصل ہونے پر شاہ زیب نے اپنے جذبات کا ہر رخ اس پر کھول دیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں سارے غم دھلتے محسوس کر رہی تھی۔ شاہ زیب کی شدت بھرے انداز پر وہ کئی بار بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ساری رات شاہ زیب اس کے جسم و روح کو اپنی محبت کی مہر سے مہکاتا رہا تھا اور وہ خود سپردگی دیے ہوئے اسے قبول کر رہی تھی۔ صبح جب اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو شاہ زیب خان کی پناہوں میں پایا۔ رات کی کارروائی یاد کر کے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچ کر پانی ہو رہی تھی کہ اب وہ کس طرح شاہ زیب خان کا سامنا کرے گی۔ اس رشتے کو وہ ابھی قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس رشتے کو تھوڑا وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا، پر شاہ زیب کی بے خودی نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ ان سوچوں سے جان چھڑواتے ہوئے اٹھی۔ آج یا کل اسے اس رشتے کو استوار کرنا ہی تھا، تو کیوں نہ وہ اپنے شوہر کی بات مان کر کرتی۔ اس بات نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی کہ ایک دم اسے شاہ زیب خان نے اپنی باہوں کے حصار میں کھینچا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے دھڑام سے اس کی باہوں میں آ کر گر گئی۔ اس ایک دن شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ شرما شرما کر لال پیلی ہو رہی تھی۔ وہ تب سے بے خودی سے شاہ زیب خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھی اور اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ شاہ زیب خان جاگ رہا ہے۔ چھوڑے مجھے، دیکھیں صبح ہو گئی ہے، علینا نے شاہ زیب خان کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا۔ میری جان، کوئی صبح نہیں ہوئی، چپ چاپ ادھر لیٹی رہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم حویلی کا کوئی کام کرو۔ میرا بس چلے تو تمہیں اس بیڈ سے پاؤں بھی نہ اتارنے دو، شاہ زیب خان نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ علینا اس کی بڑھتی ہوئی شرارتوں سے تنگ آئی ہوئی تھی اور ابھی بھی اسے رات والا موڈ میں آتے دیکھ شرم سے دوہری ہو گئی۔ بس کر دیں، اگر میں آپ کی بات رات سے مان رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ، وہ جو تیز رفتاری میں بول رہی تھی ایک دم اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ شرم کے مارے چہرہ جھکا گئی۔ شاہ زیب خان اس کے چہرے کے حسین رنگوں میں کھو گیا۔ شاہ زیب خان نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرنا چاہا، پر اچانک علینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ علینا کے اس عمل پر شاہ زیب خان کے چہرے پر غصے کے اثرات آئے تھے۔ شاہ زیب خان نے علینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تم مجھے جو مرضی آئے کہو، پر اگر میرے سے دور جانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے سامنے بٹھا دوں گا۔ اس کی بات پر علینا خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ علینا کی خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے شاہ زیب خان کو اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ سوری، میں کیا کروں، میں نے تمہیں اتنے دن خود سے دور رکھا ہے کہ اب تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ تم مجھے اپنے معاملات میں اس طرح ہی خود غرض پاؤ گی۔ میں تمہیں اب سے نہیں، کافی لمبے عرصے سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تم سے اب اور دور جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے کافی لمبے عرصے والی بات پر علینا اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے سوالیہ نظروں کو دیکھتے شاہ زیب خان نے بات کو جاری رکھا۔ اب وہ علینا کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اور علینا کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں ایک بار کالج سے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور تب سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں تم سے سیدھے سیدھے شادی کا خواہش مند تھا، شاید تم سے کر بھی لیتا، پر وہ مزمل خان کے واقعے کے بعد میں دوبارہ دوہری مشکل میں آ چکا تھا۔
तुम्हारा निकाह जहाँज़ेब से होना तय पाया था, तब जहाँज़ेब की ज़िंदगी में हरम कहीं भी ना थी, और मैं ये सब कुछ होते हुए भी तुम खुद को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए खुद को सामने किया। मैंने तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहा, पर ताईजान की बातों पर यकीन करके तुम्हें कसूरवार ठहरा दिया। मेरी गलती इतनी है कि मैंने तुम्हारे से सच न जाना और एक तरफ की बात सुनकर यकीन कर लिया, बिना किसी तफ्तीश के। सच जानने के बाद मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। शायद मैं तुम्हारे सामने भी ना आता और बताता, पर कल हरम की तुम्हारी तस्वीर भेजने पर खुद से बेकाबू हो गया। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जो सच भी ना थे। शाहज़ेब खान अलीना के सामने नादिम सा बोल रहा था और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। शाहज़ेब की बात पर अलीना के अंदर एक सुकून उतरा था। वो इस बात को सुनकर पुरसुकून थी कि उसकी पाक दामनी वाज़े हो चुकी है उसके शौहर पर। अलीना को खामोश देखकर शाहज़ेब खान समझा शायद वो अभी भी उससे नाराज़ है। प्लीज़ अलीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखूँगा। मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी ताईजान की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया और उनकी बात पर यकीन करके तुम्हें सज़ा दी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि शायद इन्हें भी सिर्फ आधी बात ही मालूम हो। शाहज़ेब खान ने अपने साथ साथ अपनी जान से प्यारी ताईजान के बारे में उसका दिल साफ करने की कोशिश की। शाहज़ेब खान के जवाब में अलीना ने कहा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज़्ज़त से अपनी बीवी तस्लीम किया, वरना कोई भी अभी अपने भाई के कत्ल की वजह को इज़्ज़त नहीं देना चाहता। इसमें गलती किसी की भी हो, वन्नी में आई हुई लड़की को कभी भी कोई इस तरह की इज़्ज़त और एहतराम के साथ तस्लीम नहीं किया गया। वो लड़की सिर्फ जुल्म और जबर का शिकार रहती है। पर मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने कल भी मुझे बचाया, सिर्फ इज़्ज़त दी, अपनी बीवी होने का मान दिया। आप मुझसे माफ़ी मांगते जब आपने मेरे साथ ज़्यादती की होती। आपने तो मुझे मेरी लूटी हुई इज़्ज़त नफ्स को बहाल किया। मेरी पाक दामनी आपके ऊपर वाज़े हो गई। इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। अलीना बोलने पर आई तो बोलते ही चली गई। उसकी बात सुनकर शाहज़ेब खान को सुकून पहुंचा था। उसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगाकर वो आंखें मूंद गया। अलीना भी पुरसुकून सी उसके सीने पर सर रखकर सोच रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह सुकून ही सुकून होगा और जो कुछ कमी रह गई है वो उसे अपनी मोहब्बत से पूरी कर देगी। हरम सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आई तो टेबल पर असद को पाया। असद को अपने सामने पाकर उसका मुंह एकदम कड़वा हो गया। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो टेबल तक आई और नाश्ता करने लगी। असद ने उसकी जानिब देखा तो देखता ही रहा। वो काले लिबास में चांद को मात दे रही थी। उसकी खूबसूरती को देखते असद का दिल बेईमान हो रहा था। आंखों में एक हवस टपकने लगी। हरम को उसका खुद को घूरते बहुत बुरा लग रहा था। वो बस जल्दी जल्दी नाश्ता करके यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। अभी वो खाना खा ही रही थी कि उस दिन असद ने उसका हाथ थामा और बोला, यार मैं भी तुम्हारा कज़न हूँ, मुझसे भी बात कर लिया करो। वो उसका हाथ झटकती कि उसी वक्त जहाँज़ेब आ गया। उसने हरम से बात करनी थी पर हरम हाथ ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि सुबह नाश्ते के टाइम ही बात कर लेगा, पर इधर असद को हरम का हाथ थामे देख उसके गुस्से का जोग्राफिया बढ़ा था। हरम ने जहाँज़ेब को नहीं देखा था, इसलिए असद का हाथ झटक कर बोली, असद भाई, मैं आपका एहतराम सिर्फ अम्मी की वजह से कर रही हूँ। आइंदा आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हरम उसका मुंह तोड़ जवाब देकर चली गई। जहाँज़ेब के साथ साथ उसकी बहादुरी ने असद को भी हैरान किया था। वो जो समझ रहा था कि हरम को अपने काबू में कर लेगा, डराकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर गया था। उसे अपने हाथ से ये सोने की चिड़िया निकलती महसूस हुई। अचानक उसकी नज़र जहाँज़ेब पर पड़ी थी। वो उसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। जहाँज़ेब अंदर से खुशी से नाच रहा था कि हरम ने इस असद का जवाब खुद देकर उसके दिल पर ठंड डाल दी थी। वो असद को वहाँ अकेला छोड़कर बाहर भागा था, कहीं हरम चली ही ना जाए। वो बाहर निकला तो सामने हरम अपना बैग उठाए जाने लगी थी कि जहाँज़ेब ने उसे पीछे से गले लगाया। हरम इस अचानक आफत पर सहम कर रह गई। उसे लगा कि असद है। वो मुड़ी और अचानक उसका हाथ जहाँज़ेब के मुंह पर निशान जमा चुका था, पर सामने जहाँज़ेब को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो हैरत ज़दा जहाँज़ेब को देख रही थी। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब, वो समझी असद भाई, वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में बोली। घबराहट में उसकी ज़ुबान तालू से जा चिपकी थी। वो जहाँज़ेब को साकिन देखकर और परेशान हो गई। वो मैं माफ़, अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि जहाँज़ेब ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसके लबों पर शिद्दत बिखेरने लगा। वो उसकी शिद्दत पर आंखों में आंसू लिए देखने लगी। वो सिर्फ उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। जब उसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ, उसने जहाँज़ेब को धक्का देकर दूर किया और गहरे सांस लेने लगी। अभी उसका सांस बहाल हुआ था कि जहाँज़ेब ने उसे फिर से करीब किया और दोबारा से अपना काम सर अंजाम देने लगा, जैसे इससे फिर इसके लिए कोई काम ही नहीं। वो उस पर अपनी वहशियाना छाप छोड़कर दूर हुआ तो सामने हरम को बेहाल पाया। वो अपने आप को संभालने के चक्कर में उसके सीने से सर टिका गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। आज जहाँज़ेब ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो होश में आई तो शर्म से लाल पीली होती उससे दूर होने लगी। उसे लगा था ये सब भी उसको सजा देने के लिए किया गया है। वो जाने लगी। उसकी और हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना करती। अचानक जहाँज़ेब ने उसे पकड़ा और बोला, पूछोगी नहीं कि मैंने बदले में थप्पड़ की जगह प्यार क्यों किया? उसकी बात सुनकर हरम को गुस्सा आया था कि अगर ऐसा ही प्यार है उसका तो वो सारी उम्र इससे दूर ही रहे। फिर अपनी ही सोच पर गड़बड़ाकर उसे देखने लगी। माय लेडी, ये प्यार जैसा भी है अब इसे भुगतना भी आपने है।
मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं, इसे सिर्फ हरम चाहिए। अब वो ज़िद्दी बच्चे की तरह हरम हरम की पुकार करता है। और मेरी जान, ऐसे ही थप्पड़ मारना जब कोई तुम्हें मेरे अलावा हाथ भी लगाए। तुम्हारे पे सिर्फ मेरा हक है, और जो हाथ लगाए उसे मैं खुद निपट लूँगा। वो हरम को हैरान छोड़े उसको मारने पर तुला था। हरम के किए ये बातें किसी तौर यकीन के काबिल नहीं थी। वो हैरत से गिंग बस यकटक जहांज़ेब को देख रही थी कि वो अभी बोलेगा कि मैं मजाक कर रहा था। माय लेडी, इसमें हैरान होने की कोई भी बात नहीं। मैं तुम्हारा हूँ, मुझे जी भर कर देखो, इजाज़त है। वैसे भी तैयार हो जा रुखसती के लिए, अब मेरा अकेले सोते दिल नहीं लगता। जहांज़ेब बेबाकी से बोलता उसके छक्के छुड़ा गया। क्या ख्याल है माय लेडी, तैयार हो ना मेरी कुर्बत में भटकने के लिए? वो बेशरम बनता उसे तंग कर रहा था। जो भी हो, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। जब दिल किया बेइज्जत कर दिया, और जब दिल किया करीब आ गए। मैंने अम्मी जान को खुद ही मना कर देना, वो भुना कर बोली। जहांज़ेब उसकी बात सुनकर ध्यान से सुनता रहा और एकदम उसका बाजू मरोड़कर पीछे लगा लिया। खुद के और कान में बोला, मेरी जान, शादी की क्या बात करती हो? चाहो तो अभी कमरे में ले जाकर कसबल निकाल दूं, किसी ने कुछ नहीं कहना, बल्कि शुक्रिया अदा करेंगे कि इस घर में भी बच्चों की चहकारें गूंजेंगी। इस बात को भूल जाओ कि मेरे से दूर जाओगी। मैं तुम्हें अब एक लम्हा ना खुद से दूर करूं। अगर तुमने इनकार किया तो सबके सामने तुम्हें ले जाऊंगा। अपने छोटे जहन पर जोर ना डालो और जाओ यूनिवर्सिटी। एक हफ्ते तक मेरे कमरे में आ जाओगी। बस इसके बारे में सोचो, मुझे कैसे खुश करना है। जहांज़ेब उसके कान की लो को चूमते हुए उसे पानी पानी कर रहा था। वो उसकी आसाद करने पर बोली, मैं नहीं आऊँगी, और वैसे भी मुझे वक्त चाहिए। अचानक जहांज़ेब ने उसकी बात काटते हुए कहा, लगता है सारा रोमांस आज ही कर लेना मेरी जान ने। कुछ फर्स्ट नाइट के लिए भी छोड़ दो। वो उसकी बात पर बेबस होते उसे धक्का देते गाड़ी में बैठकर चली गई। पर उसने वादा किया था उसे अब वो इसी तरह तंग करेगी जैसे उसने किया था। उसका खुद से पक्का अहद था। पीछे जहांज़ेब पुरसुकून सा सांस खींचता अंदर चला गया। आज जो भी हुआ उसने अपने दिल की बात सुनकर उस पर अमल किया था, और आज उसे जो सुकून मिला उसे समझ आ गई कि उसे इसी की तलाश थी। उसे यकीन था वो अपनी लेडी को भी मना के रहेगा। आखिर उसने उसका दिल भी तो बहुत दुखाया था। वो अंदर बढ़ गया था असद की ठुकाई करने। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेडी का हाथ लगाने की। जहांज़ेब अंदर दाखिल हुआ तो असद को टीवी देखते पाया। यहाँ सिर्फ मुलाजिम ही जल्दी उठते थे, बाकी घर वाले मर्जी के साथ सबका अलग अलग वक्त होता था। हसनात साहब को सुबह नाश्ता करवाकर मरियम खातून वापस सो गई थी। उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। जहांज़ेब ने उसका गिरबान पकड़ा और उसे अपने सामने करते उसके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचे से इस्तकबाल किया। असद हमले के लिए तैयार ना था। वो हैरान परेशान खड़ा उस कार्रवाई को देख रहा था। जब उसे होश आया उसने वापस जहांज़ेब को मारने के लिए हाथ उठाया कि उसी वक्त जहांज़ेब ने उसका हाथ रोका था और बोला, मेरे भाई ये गलती ना करना। इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ कर करना। कुछ अभी तो तुमने जो हरकत हरम के साथ की है वो मैं घर वालों को बता दूं तो तुमको धक्के देकर यहाँ से निकालें। ये तो मेरा बस छोटा सा एक बदला था, वरना आज के बाद तुम मुझे हरम के करीब भी नजर आए तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। लगी समझ? जहांज़ेब ने उसे वार्न करते कहा। जहांज़ेब की इस बात पर असद को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो गुस्से की आग में जलने लगा। उसने दिल में सोचा कि जिस हरम के लिए तुम इतना उछल रहे हो उसे ही तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ूंगा। असद ने खुद से अहद करते कहा और अंदर चल दिया। वो वाकई उससे पंगा नहीं ले सकता था क्योंकि अभी उसे यहाँ बहुत से काम थे और वो काम किए बगैर नहीं जा सकता, पर इसने इस बेइज्जती के बदला लेने का फैसला कर लिया। वो तो वैसे भी हरम को काबू करना चाहता था, अब तो वो उसकी जिद बन गई थी। शाहज़ेब अभी सोया हुआ था। अलीना शाहज़ेब को सोता देख नीचे खाना बनाने चली गई। उसने आज खास तौर पर शाहज़ेब के लिए खाना बनाने का सोचा। वो उसे सरप्राइज़ देने का इरादा रखती थी, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए खाना बनाने लगी। कुछ वक्त गुजरा तो उसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो रुबीना को सामने तकते पाया। उसे लगा कोई काम होगा। वो बोली, जी कोई काम था, मुझे बताएं मैं कर देती हूँ, उसने खालिसपन से कहा। पर रुबीना अभी भी उसे घूरती जा रही थी। रुबीना उसके करीब आई और उसके बालों से पकड़कर उसे सामने किया और फुंकार कर बोली, तुम जैसी पेंडू में इस शाहज़ेब ने क्या देख लिया जो तुम्हारे नखरे उठाता सुकून नहीं लेता। एक बात याद रखना, जो भी हो इसकी शादी मुझसे ही होगी। तुम जैसी बदकिरदार से वो बस दिल भर रहा है। तुम तो तवाइफ से भी आगे निकल गई, रोज़ाना किसी न किसी को शिकार कर लेती हो। अभी उसके अल्फाज मुंह में थे कि अलीना ने उसका मुंह दबोच लिया और उसे दूर धक्का देते हुए बोली, मुझे बदकिरदार बोलने से पहले खुद को तो देखो और सोचो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें शाहज़ेब के पास भी भटकने नहीं दे रहा। आज के बाद मुझे तुमने इस लहजे में बोला तो मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सरदार की बीवी हूँ। लगी समझ? रुबीना उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गई और बोली, तुम्हें तो मैं इस घर से निकलवा कर रहूंगी, देखती जाओ। उसने जहर उगलते ही ऊंची ऊंची आवाज़ में देना शुरू कर दी, आंटी जरा जल्दी आएँ, ये लड़की आप सबको घर से निकालने के इरादे रखती है। वो ज़ोरों शोर से आवाज़ें दे रही थी। अलीना हवास बाख्तिगी से उसे देखने लगी। वह हैरान थी कि ये इसे क्या हो गया। आज उसने जो भी बोला वो शाहज़ेब के दिए हुए मान से कहा, पर उसे अब घबराहट हो रही थी। सालिया खानम जो अपने प्लान के मुताबिक किचन के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, अंदर आई और अलीना को बालों से खींचते बाहर धक्का दिया और शाहज़ेब को आवाज़ें देने लगी। शाहज़ेब जो आवाज़ सुनकर नीचे आ रहा था, अलीना को ज़मीन पर गिरे देख परेशान होता उसकी जानिब भागा था और उसे उठाकर खड़ा किया। ताईजान, क्या मैं जान सकता हूँ इसके साथ नावा ये सलूक किस खुशी में रखा जा रहा है? शाहज़ेब ने तंजिया नज़रों से सालिया खानम को देखा।
मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो जो मुझे और बाकियों को इस घर से निकाल कर उस पर काबू करना चाहती है। मैंने पहले बोला था इस गंद की पोटली को मज़ीद मैंने बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्या हुआ है आप मुझे बताएं भी। शाहजेब ने उनकी बातों पर उलझकर पहले सालिया खानम की जानिब देखा और फिर अलीना को देखते कहा, मुझसे मत पूछो, फिर कहोगे मेरा ज़ाती मामला इस गंद की पोटली से कहोगे। इसने रुबीना को कहा कि वो इस घर की मालकन है और किसी की हिम्मत नहीं उसे कुछ कहे। सालिया खानम ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा। शाहजेब ने बेयकीनी से अलीना को देखा। वो मान ही नहीं सकता था अलीना ऐसा बोल सकती है। आपको गलत फहमी हुई है, शाहजेब ने अलीना का साथ देते हुए कहा। सालिया खानम उसके इस कदर पुरयकीन लहजे पर डगमगा गईं और बोली, हाँ तुम्हें इस बदचलन पर यकीन है। इसने रुबीना पर हाथ उठाया और उसे जलील किया। ये सिर्फ यहाँ पैसे के लालच में आई है। अलीना उनकी बात पर रो दी और बोली, ये झूठ है साईं, ऐसा कुछ नहीं। अलीना का लहजा तड़प लिए हुए था। वो सिर्फ शाहजेब खान का यकीन चाहती थी। सालिया खानम उसकी जानिब बढ़ी और बोली, मुझे झूठा बोलती है कमज़ात। बोल उठाया था हाथ के नहीं रुबीना पर। वो जी पर उसके हाथ सुनने पर एकदम सालिया खानम का हाथ उस पर उठा था और वो उसे बोलने नहीं देना चाहती थी कि कहीं उनका झूठ ना सामने आ जाए और उनका बना बनाया खेल बिगड़ ना जाए। 1 मिनट रुकें ताईजान। हवेली में शाहजेब खान की आवाज़ गूंजी थी। ताईजान, अगर उसने रुबीना पर हाथ उठाया भी है तो मुझे खुशी है। कल उसने मारा था, आज इसने मार दिया। क्या कल आपने रुबीना को भी घर से निकालने की बात कही थी? बाकी रही दूसरी बात, मुझे यकीन है अलीना ऐसा नहीं कर सकती। शाहजेब ने बोलकर अलीना को उठाया और खुद से लगा लिया। घर के मर्द खामोशी से खड़े थे कि ये तमाशा ख़त्म हो और वो जाएं। किसी ने भी सालिया खानम को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो अलीना को लेकर जाने लगा। उसे बहुत कुछ समझ आ गया था कि ये सब झूठ है। वो सालिया खानम के इस कदर सही बात पर चुप हो गया कि इन्हें इस सब का कैसे, ये तो इसके साथ आई थी और इन्हें सारे जुमले भी याद कहीं ना कहीं कुछ झूठ था। वो जानता था कि अलीना को सालिया खानम पसंद नहीं करती और वो उसको निकालने का कोई भी तरीका अपना सकती हैं। अपना काम बिगड़ता देख सालिया खानम ने पैंतरा बदला। रुक जाओ शाहजेब, आज फैसला करते जाओ। सालिया खानम की बात सुनकर उसके कदम रुके और उसने इन्हें देखा। मैं इस हवेली में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहजेब, इसे निकालो घर से। इस घर में या तो मैं रहूँगी या ये लड़की। बस आज तुम फैसला करोगे। सालिया खानम ने दो टोक लहजे में कहा। अब मैं और इस गंद की पोटली को घर में नहीं रख सकती और हसन साहब आप समझा दें सबको, इस घर में मेरे बेटे के कातिल की कोई जगह नहीं। सालिया खानम की बात पर हसन साहब का सर खुद ब खुद मुस्बत अंदाज में हिल गया। ताईजान, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने 1000 बार कहा है कि ये लड़की मेरी बीवी है और इसका कोई कसूर नहीं है। आप अपने बेटे के करतूत भी अच्छे से जानती हैं, फिर भी उसको कसूरवार ठहरा रही हैं। ठीक है, हो गया फैसला, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस तरह जलील करके ना निकाला जाता। इस कल की आई लड़की की वजह से मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। या तो तुम इसे निकाल कर रुबीना से निकाह करोगे या मैं इस घर से जाऊंगी। सालिया खानम ने अकड़ कर कहा। उनकी बात पर सब तड़प उठे थे। ताईजान, आप इस घर से नहीं जाएंगी। जैसे आप कहेंगी वैसा होगा। शाहजेब की बात सुनने अलीना और मरियम खातून के सर पर पहाड़ तोड़ा था। अलीना को जैसे यकीन था कि वो उसे नहीं जाने देगा, पर उसकी बात ने उसका गुरूर मिट्टी में रुला दिया था। अभी रात ही तो है, वो इससे कस्मे वादे निभा रहा था। शाहजेब ने मामले की संगीनी को देखते कहा। उसका दिमाग ताने बाने बुन रहा था। वो इस खेल का माहिर था। अब बस ये देखना था कि वो करता क्या है। सालिया खानम उसकी इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान हुई। इन्हें शक हुआ था, फिर भी अपनी जीत से सरशार होते वो इस बात को नज़रअंदाज कर गए। और तुम अभी इस लड़की को तलाक दोगे? उन्होंने अलीना की तंजिया देखते हुए कहा, जैसे कह रही हूँ कि इस हवेली के मकीनों पर सिर्फ मेरी चलती है। ताईजान, जैसा आप कहें, मैं अलीना को कल निकाह के बाद तलाक दे दूंगा। उसकी बात ने जहाँ खुशी से बौखला दिया था वहीं अलीना डगमगा कर रह गई। शाहजेब ने उसे बढ़कर पकड़ना चाहा पर वो उसका हाथ झटक गई। रुबीना अपनी जीत पर खुशी से खिल उठी थी। अब ये वक्त बताएगा कि किसकी जीत होती है। अलीना भागकर कमरे में चली गई। शाहजेब पीछे जाने लगा पर वो अभी कुछ और करना चाहता था। इसे कुछ भी करके काम नहीं बिगाड़ना था। सालिया खानम और रुबीना कमरे में चली गईं जहां शाहीना बेगम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाहजेब इन्हें बाहर बाग में सैर के लिए लेकर निकल गया। उन्होंने शुक्र अदा किया, चलो इस कलमोही के पास जाकर कहीं बहक ना जाए, इससे अच्छा बाहर ही रहे। वो अपने कमरे में गई। उन्होंने अपनी कहानी शाहीना बेगम को भी सुनाई थी। शाहजेब उनके कमरे में जाने का इंतजार करने लगा। जब वो गई तो वो दबे पांव उनके कमरे के बाहर गया और सुनने लगा, पर दरवाजे के बाहर आवाज़ ना आई। अचानक उसे ख्याल आया और वो बाहर बाग में खुलने वाली खिड़की में गया और वहाँ शूमई किस्मत खिड़की खुली हुई थी। वो वहाँ उनकी गुल अफशानियाँ सुनने लगा। वहाँ वो शाहीना बेगम को मिर्च मिसाला लगाकर बता रही थी। सालिया खानम की वाकई किस्मत ख़राब थी। उन्होंने वहाँ अपनी जहनियत और अपने प्लान का हर रुख खोल दिया था। इन्हें जीत की खुशी ले डूबी थी। शाहजेब खान तो जैसे साकिन उनकी बातें सुन रहा था। वो जो अपनी ताई को मासूम समझता था, आज उनका लालच देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे शर्मिंदगी भी हुई कि अपनी माँ को छोड़कर वो अपनी ताई की बात मानते आए और उनकी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा। अगर वो उनके साथ होते तो शायद इन्हें इतना सब ना सहना पड़ता। उसने अब उनके खेल में मात देगा, बस इसे कल का इंतज़ार था। उसके कदम अब अपने कमरे की जानिब थे। उसे अब अलीना को समझाना था। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अलीना को घुटनों में सर दिए रोते देखा।
अलीना मेरी बात सुनो मेरी जान। शाहजेब का लहजा नरमी लिए हुए था, पर अलीना उसकी आवाज़ सुनकर एकदम पागल हो गई और उसकी जानें बढ़ने लगी। अलीना ने उसके पास जाते उसका गिरेबान पकड़ा और उसे झंझोड़ने लगी। मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है? आप भी जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं, और आपकी वो मकार ताई ने मुझ पर इतने झूठे इल्ज़ामात लगाए, और इन्हें छोड़े आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अब आपसे कल ही तलाक लेकर अपने बाप के पास चली जाऊँगी, वहाँ मुझे सच्चा प्यार तो मिलेगा। शाहजेब उसकी बात पर तड़प उठा और उसे अपनी बाहों में भींचते हुए बोला, मेरी जान मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ऐसा सोचना भी ना। अलीना उसकी गिरफ्त से निकली और बोली, क्यों? अब आप मुझे दुनिया से छुपाकर अपनी हवस की तस्कीन चाहते हैं, क्योंकि छोड़ तो आपने देना ही है, फिर मुझे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? शाहजेब उसके अल्फाज सुनकर गायब दिमागी से उसे देखने लगा। अलीना खामोश, अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ सुनाई ना दे। काश तुम मेरी बात सुन लेती तो इस तरह का गंद अपने जहन में ना डालती। अब कल ही इसका फैसला होगा कि कौन क्या करता है। मैं अब तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा और कल तुम वाकई पछतावे की आग में जलोगी। शाहजेब उसे छोड़कर कमरे से निकल गया। वो अलीना को रोते देखकर पिघलना नहीं चाहता था। अलीना को अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी के मारे चीखें मारते रोने लगी। बाहर जाते शाहजेब ने उसके रोने की आवाज़ सुनकर आंखें भींच लीं और कान बंद करता हवेली से निकल गया। अलीना अपने किए पर पछताती रही, पर वो क्या करती ये सब कुछ सुनकर उसके असाब जवाब दे चुके थे। वो तड़प उठी थी। खान को कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कमरे में अब सिर्फ सिसकारियों की आवाज़ गूंज रही थी। घर आते ही जब हरम के सर पहाड़ टूट गया तो वो गुस्से में पागल हो गई। उसे शाहजेब खान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो भी था वो किसी भी लड़की के साथ इस तरह नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ पर भी अफसोस हो रहा था जो किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। उसने सोचा था कि अगर शाहजेब खान ने इस फितनी रुबीना से शादी की तो सारी ज़िंदगी उससे बात नहीं करेगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि शाहजेब ने एकदम उसे अपने हिसार में लिया। वो जो अपने कमरे में टहल रही थी एकदम किसी के बाजू को अपनी कमर पर पाकर चीख उठी। जहांजेब ने उसकी चीख को उसके मुंह पर हाथ रखकर बीच में ही दबा दिया और उसके कान में सरगोशी की। यार माय लेडी, क्या हो गया? आपका शौहर हूँ मैं, कुछ सोचें कि आपको कोई मेरे अलावा हाथ लगा सकता है? हरम उसके हिसार से निकली और उसे गुस्से से देखने लगी। हरम ने अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, पर जहांजेब को उसको फिर भी करीब करने पर वो झुंझलाकर दूर हुई। आपके साथ मसला क्या है? क्यों बार बार मेरे करीब आ जाते हैं? एक बार सुनाई नहीं देता मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। वैसे आपको ये कौन सी मोहब्बत जाग रही है? पहले तो कभी नहीं जागी थी। वो अपना जब्त खोकर बोली, हरम मेरी जान, तुम क्या बात कर रही हो? ये किस तरह का लहजा है? जहांजेब को हरम के लहजे पर गुस्सा तो आया, पर वो समझ चुका था कि वो परेशान है, इसलिए अपना गुबार उस पर निकाल रही है, वरना कभी भी हरम ने ये लहजा ना रखा था। कोई नहीं हूँ मैं आपकी जान, मैं इस तरह ही बोलती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो करें, नहीं तो बाहर जाएं। वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अच्छा होगा आप चले जाएं। हरम ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। जहांजेब उसकी इस कदर बदतमीजी पर उसे बाजू से दबोचा। तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारे सामने कोई और नहीं हूँ, मैं हूँ। लेकिन समझ, आज के बाद मुझे इस तरह से बात की तो मैं ज़बान काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उसके ज़ोर से बाजू पकड़ने पर हरम की आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी बात पर चीख कर बोली, आप दोनों भाइयों का काम ही यही है, जब दिल किया इस्तेमाल कर लिया और जब दिल किया धुतकार कर रख दिया। आखिर मर्द होना औरत को पाँव की जूती समझोगे, पर मैं अलीना भाभी नहीं जो हर दूसरी औरत बर्दाश्त कर ले। मैं हरम हूँ हरम, और मैं आपसे दब कर नहीं रहूँगी। इतना शौहर बोले जा रहा है तो फिर पहले क्यों ना शौहर याद आया? पहले तो आप मुझे जलील करके रख देते थे, अब कौन सी काया पलट चुकी है जो आपका लहजा ही बदल गया? दोनों भाई एक जैसे। हरम शाहजेब खान का गुस्सा जहांजेब पर उतारकर उसके मुंह पे जो आया ओल फोल बकने लगी। उसे ये भी नहीं याद रहा कि वो जिसके बारे में बोल रही है वो उसका अजीज जान भाई है, और क्या करती गुस्से को सही हराम कहा गया है। एक अलीना का रोना, दूसरा शाहजेब खान का सुबह से घर से बाहर रहना, और अब जहांजेब के करीब आने पर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहजेब भाई अलीना के साथ ऐसा कर सकते हैं। वो तो समझी थी कि शायद अब वो इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे, पर रुबीना के साथ शादी कर लेंगे, ये इल्म ना था। हरम की बात पर जहांजेब का हाथ उठा था, जिसे उसने रास्ते में ही जब्त कर लिया। हरम, मुझे जो बोलना है बोलो, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलना। क्या खराबी देखी है तुमने मेरे भाई में? दूसरी औरत कौन सी? भाई अलीना के साथ खुश हैं, और कल उन्होंने खुद अपनी बीवी माना है। ये जाकर अपने भाई से पूछें कि जैसे कल बीवी मान कर ले गए थे उसकी हिफाजत क्यों ना कर सके, और क्यों रुबीना से शादी कर रहे हैं। हरम की बात पर जहांजेब शौक हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी भाई से बात करता हूँ। जहांजेब की बात पर हरम के चेहरे पर एक तमस्कुर भरी मुस्कुराहट आई थी। और तुम्हें तो मैं खुद निपट लूँगा। हरम उसकी बात पर मुस्कुराई थी, और अब जो भी हो जहांजेब इस शादी को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, और हरम भी यही चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा दिलाया। अब बस वो इस शादी के ना होने की ही दुआ कर सकती थी। वो बाहर जाने लगी, अभी के जहांजेब ने उसे पकड़कर खुद से करीब किया, उसके चेहरे पर झुक गया और उसके चेहरे को दीवानावार अपनी सांसों की महक से महकाने लगा। हरम जो बाहर जाने लगी थी इस आफत पर सहम गई। जो भी हो, उसे जहांजेब से खौफ आता था। जहांजेब अपने अमल से फारिग हुआ तो हरम की फूली सांसें लेते चेहरे को थोड़ी से पकड़कर करीब किया और उसे देखने लगा। वो उसकी शरबती लबों पर अपनी छाप देख रहा था जो सुर्ख हो गए थे।
میری جان، آج کے بعد مجھے بھڑکانے کے علاوہ مجھ کو اصل بات بتا دیا کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے بھڑکا کر تم کوئی کام کر سکتی ہو تو تمہاری بھول ہے۔ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ سن کر بہت برا لگا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا شادی کو روکنے کی، پر اس چھوٹے سے ذہن پر زور نہ ڈالا کرو ورنہ اس سے بھی بڑھ کر سزا دوں گا۔ جہاں زیب نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا۔ حرم اپنی گردن پر جہاں زیب کے لمس کو پا کر لرز اٹھی۔ جہاں زیب کی انگلیاں حرم کی گردن پر طواف کر رہی تھیں، وہ انگلیوں کی گرمائش پر تڑپ اٹھی۔ اس نے دور ہونا چاہا، جہاں زیب نے اسے اور بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ حرم اپنی بے وقوفی پر شرم سے لال ہو رہی تھی۔ جہاں زیب دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ اوپر کو لگا گیا۔ اس کے لب حرم کے پور پور کو مہکا رہے تھے۔ حرم کی زبان اس کے تالو سے جا لگی تھی، جیسے ہوئی وہ جھکی پلکوں کے ساتھ اس کی کارروائی کو برداشت کر رہی تھی۔ جہاں زیب نے اس کی قمیض کندھے سے تھوڑا نیچے کی اور وہاں پہ لب رکھے، حرم کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ ٹھہرا۔ ابھی وہ اور گستاخی کرتا، حرم رونے کے در پہ ہو گئی۔ جہاں زیب اسے خود سے دور کرتا باہر نکل گیا، ورنہ صبح حرم کوئی اور ہی کہانی لے کر کمرے سے نکلتی۔ اسے اپنے جذبات قابو کرنے تھے، اس لیے وہ حرم سے دور ہو گیا۔ پیچھے حرم گہرے گہرے سانس لیتے ہی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اسے صحیح معنوں میں جہاں زیب سے ڈر محسوس ہوا تھا اور وہ اس کی قربت کا احساس کر کے پھر سے جھینک گئی۔ جہاں زیب شاہ زیب خان کے ڈیرے پر بھی ڈھونڈنے آیا، پر وہ وہاں بھی نہ تھا۔ اس صبح شاہ زیب خان سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن بھی شاہ زیب خان سے 2 لمحے کے لیے شکل دکھا کر وہاں واپس چلا گیا۔ شام کو نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ روبینہ جیت کے حصار میں تھی۔ وہ خود کو اس شاندار حویلی کی مالکن سمجھ رہی تھی۔ اس دوران نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ شاہ زیب تھوڑی دیر پہلے ہی آ چکا تھا، اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، جیسے اس شادی سے بہت خوش ہو۔ علینا اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ کل رات سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ وہ خان کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی اور کا ہونے جا رہا تھا اور وہ بے بس تھی۔ خان نے علینا کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ علینا اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ خان اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے ہلایا۔ علینا، اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، سب مہمان آنے والے ہیں۔ یہ تمہارے کپڑے میں نے رکھ دیے ہیں، انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ علینا کو عام سے رویے میں حکم دے رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور یہ کسی اور کی شادی میں جا رہے ہوں۔ علینا اس کو شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے ہوئے کپڑے جھپٹ کر واش روم میں گھس گئی۔ شاہ زیب خان اس کی شیرنی والے روپ کو دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ میری شیرنی۔ علینا واش روم سے نکل کر تیار ہونے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر تباہی ہونا ہی ہے تو کیوں نہ وہ ہو بہادر بن کر، ایسے تو وہ خود کو تماشا بنا لے گی۔ آج وہ ان کو بھی بتائے گی کہ اگر وہ اسے چھوڑا ہے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ بھی خوش ہے۔ جلدی وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو روبینہ کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو وہاں شاہ زیب خان کی جگہ فرحان یوسف کا نام پا کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ وہاں سب نفوس اس بات پر پریشان ہو گئے اور بولے کہ مولوی صاحب، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کا نکاح شاہ زیب سے ہے۔ مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے ہی شاہ زیب خان بول اٹھا، نہیں، روبینہ کا نکاح میرے سے نہیں، فرحان سے ہو رہا ہے۔ اس نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی تمہارے لیے کوئی کھلونا ہے کہ تم جس سے چاہو اس کا نکاح کر دو؟ شاہینہ بیگم آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب خان کی بات سن کر تمسخر بھرے لہجے میں ہنسا تھا۔ آنٹی، آپ کی بیٹی کو تو کھلونا بھی نہ رکھے جو خود اپنے آپ کو کھلونا بناتی ہو، اور ویسے بھی میں اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی سے پوچھے، کیا یہ فرحان کے بچے کی ماں نہیں بننے والی؟ آپ کو تو شکر منانا چاہیے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی عزت اور احترام کے ساتھ، ورنہ اس جیسی لڑکیوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دے کوئی۔ شاہ زیب کے بولنے کی دیر تھی کہ سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے حسنات صاحب اٹھے تھے۔ شاہ زیب، تم کیا بول رہے ہو؟ تم ہوش میں بھی ہو کہ تم کس طرح کا الزام لگا رہے ہو؟ وہ آج پہلی بار اس طرح گھر کے معاملات میں بولے تھے۔ سعدیہ خانم تو بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھیں۔ بابا، میں یہ سچ بول رہا ہوں، آپ پوچھیں نا شاہینہ بیگم سے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ میرے پاس پورے پروف ہیں، اور یہ لڑکی واقعی میں فرحان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اس کا مقصد مجھ سے شادی کر کے صرف اس بچے کو میرا نام دینا تھا۔ وہ تو شکر کہ کچھ دن پہلے فرحان میرے سے مل کر بات کر چکا، ورنہ مجھے کبھی سچ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اپنا گند میرے سر پر تھوکنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب کی بات پر حسنات صاحب نے شاہینہ بیگم کی طرف دیکھا اور پوچھا، جس پر شاہینہ بیگم کا جھکا سر سچ بتا رہا تھا۔ اب چھپانے کا فائدہ، وہ روبینہ کی شادی فرحان سے کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی عزت بچانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ پر جب سعدیہ خانم نے ان سے شاہ زیب کے رشتے کی بات کی تو روبینہ اور شاہینہ بیگم لالچ میں آ کر وہاں سے بھاگ نکلیں۔ انہوں نے سعدیہ خانم کو زور دے کر جلدی شادی کا شور مچایا تاکہ ان کا جھوٹ چھپا رہے، پر اب سچ سامنے آنے پر وہ خاموش ہو گئی تھیں، اور روبینہ کو بھی اب اپنی عزت فرحان کے ساتھ نکاح میں ہی لگی، کیونکہ وہ ابھی بھی روبینہ کو اپنانا چاہتا تھا اپنے بچے کے لیے۔ وہ خاموشی سے اس نکاح پر رضامند ہو گئی۔ سعدیہ خانم کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ جس لڑکی کے ساتھ شاہ زیب خان کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ ایسی نکلے گی، اس بات نے انہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری جانب علینا اس کارروائی کو ہوتے دیکھ خود سے شرمندہ تھی کہ اس نے کس طرح شاہ زیب خان کی باتیں سنا دی۔ روبینہ نکاح کر کے شاہینہ بیگم کے ساتھ چل دی۔ سب نے اس کے جانے کو عافیت جانا تھا۔ اس کے جاتے ہی سعدیہ خانم صوفے پر ڈھہ گئی تھیں۔ اسی وقت شاہ زیب کسی کو لے کر حویلی میں داخل ہوا تو علینا یہ دیکھتے بے قابو ہوتی اس وجود کی جانب بھاگی تھی۔ علینا اپنے سامنے اپنے بابا کو پا کر حیران و پریشان تھی، پر جب اسے یقین آیا کہ یہ اس کے بابا ہی ہیں
वो दौड़कर उनकी बाहों में समा गई। वो उनके सीने से लगी रोने का शुगल फरमा रही थी। उसे होश ही नहीं रहा कि कोई उसे कैसे देख रहा है। उसके रोने के इरादे को बढ़ते देख शाहजेब उसे इनकी बाहों से निकाले अपने हिसार में ले आया। अलीना ने उसकी तरफ शुक्रिया करती नज़रों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह शाहजेब का शुक्रिया अदा करे। आज मेरी और अलीना की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि इसमें अलीना को किसी भी किस्म का पछतावा हो कि उसका बाप इसमें शामिल नहीं। जो होना था हो गया, पर अब और अलीना को इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकता। अलीना मेरी बीवी है और मेरी बीवी ही रहेगी, और जिसे इस हवेली से जाना है वो जा सकता है। उसे खुली इजाज़त है। अगर तुमने ऐसे ही करना था तो सीधा हमें बता देते। ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। सालिया खानम इस बार अपने पुराने दमखम से बोली। ताईजान, आप तो बोले ही ना। आप जैसी लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। शाहजेब उन्हीं के लहजे में जवाब देते बोला। शाहजेब, तमीज़ से बात करो। आज जो भी हुआ इसमें सालिया खानम का क्या कसूर। अगर इन्हें इल्म होता तो वो कभी शादी का ना बोलती। हसनात साहब ने उसे डांटते हुए कहा, बाबा आपको नहीं मालूम, आप हमेशा इस औरत को इज्जत देते आए हैं। ये इस काबिल नहीं। जो औरत फ़ायदे के लिए किसी को उजाड़ने की कोशिश करे उसकी इज्जत देना गलत है। ये औरत हमारी कुछ नहीं लगती। इसने इस हवेली पर और हम सब पर अपना कब्जा करने के लिए मेरी माँ को मारने की कोशिश की, और जब वो हो ना सका तो हमें अपने काबू में कर लिया और मेरी माँ को जलील किया। हमें पैदा होने से पहले मारना चाहा, और तो और अलीना के ऊपर भी झूठे इल्ज़ामात लगाए। इन्हें अपने बेटे की गलती नज़र ना आई, बस लालच में अंधी होकर किसी मासूम पर इल्ज़ाम लगा दिया। और आज जो कुछ हुआ इसमें भी इस औरत का हाथ है। बस वो तो मुझे इनकी बातें सुन गई तो इस लालची औरत का असल चेहरा सामने आ गया। इसे तो अपने बेटे की मौत की भी परवाह ना थी। शाहजेब खान बोलने पे आया तो उसका सच सबके सामने खोल दिया। सब उसके सच को सुनकर साकिन हो गए थे। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हसन साहब बेबस होकर बोले। उनका एतबार आज टूटा था। सालिया खानम तो बोलने के काबिल नहीं रही थी। यही सच है, नहीं तो पूछ लें इस औरत से जिसके पीछे लगकर हम अपनी माँ की हक तलफी करते रहे। शाहजेब के बोलने पर सालिया खानम अलीना पर झपटने लगी। इस मनहूस की वजह से सब बर्बाद हुआ है। ये सब झूठ है। मैं सिर्फ इस हवेली पर अपनी हुक्मरानी चाहती थी। इस डाइन की वजह से सब बर्बाद हो गया। वो अलीना के पास जाने की हसन साहब का हाथ उन पर उठा था। सालिया खानम, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि इतना गिर जाओगी तुम। सालिया खानम मुंह पर हाथ रखे देखने लगी। आज से पहले कभी भी उन्होंने इन पर हाथ ना उठाया था, और आज सबके सामने। शाहजेब मरियम खातून के पास गया और उनके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने जो भी किया उसकी माफ़ी तो नहीं, पर फिर भी माफ़ कर दें। शाहजेब के साथ साथ जहांजेब भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। उसे भी सच जानकर खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मरियम ने बिना कुछ कहे इन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनसे हसन और हसनात साहब ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मरियम खातून से तो हसनात साहब नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे थे कि उनके सामने उनकी बीवी के साथ जुल्म होता रहा और वो लाइल्म रहे। कुछ देर बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो शाहजेब खान ने अपनी रुखसती का शोशा छोड़ा। यार मेरी भी रुखसती कर दो, मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना है। आप लोग तो उस पर कब्जा करके बैठ गए हो। उसकी बात पर हरम ने कहका लगाया था। हरम अपनी माँ की यह हरकत देखकर बहुत उदास हो चुकी थी, पर उसने इन्हें कमरे में छोड़कर वापस आ गई क्योंकि वो इन्हें सोचने का वक्त देना चाहती थी। भाई, जितना आपने हमें तंग किया है ना, ये तंग करना तो कुछ भी नहीं। अब भूल जाएं, आपकी बीवी आपको मिलेगी। हरम ने शाहजेब खान की बेचैन चेहरे को देखते मजाक बनाया। उसकी बात सुनकर शाहजेब खान एकदम गड़बड़ा गया और बोला, हरम मेरी लाडली बहन, ये जुल्म ना करो। तुम्हारा भाई आपकी भाभी के इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है। अगर अब मुझे मेरी बीवी ना मिली तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसकी बेबाकी पर जहां हरम का मुंह खुला था वहीं अलीना मुंह छुपाने को जगह ढूंढने लगी। भाई, आप इतने बेशर्म तो ना थे। हरम के मुंह से एकदम निकला, जिस पर सब हंस दिए। शाहजेब ने उठकर अलीना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में जाने लगा। पीछे सबका मुंह उसकी जुर्रत पर खुल चुका था। अलीना खुद शर्म से पानी पानी उसकी कार्रवाई देखने लगी। जहांजेब ने तो बाकायदा हुटिंग की थी। शाहजेब कान बंद करता कमरे में घुस गया। कमरे में जाते ही उसने अलीना का हाथ छोड़ दिया और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। अलीना जो उसके रवैये पर खुश हो गई थी, उसने उसे माफ़ कर दिया। उसका रवैया देखकर फिर से उदास हो गई। शाहजेब वापस आकर बेड पर सोने की तैयारी करने लगा। अलीना वहीं उसकी बेरुखी को देखकर रोने की तैयारी करने लगी। शाहजेब कुछ देर तो उसके रोने को देखकर बर्दाश्त करता रहा। जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो उठा और जाकर अलीना को देखने लगा। अब सोने का इरादा है कि सारी रात जाकर चौकीदारी करनी है। शाहजेब ने तंज के तीर चलाए। उसके तंज पर अलीना और रोने लगी। शाहजेब ने उसे रोते देखकर अपनी हंसी कंट्रोल की थी। उसे अलीना पर प्यार आ रहा था, जो उसे मनाने के बजाय खुद रो रही थी। शाहजेब उठा और उठकर उसके पास गया। कई लम्हे देखता रहा, फिर एकदम उसे बाहों में उठाकर बेड की जानिब चल दिया। वो बेड पर बैठ गया। अलीना अभी भी उसकी गोद में थी। वो जो रोने की शक्ल में थी, उसकी हरकत पर झेप गई। शाहजेब ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया और बोला, बेगम, जब आप मना नहीं सकती तो गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों करती हैं? शाहजेब ने शरारत से उसकी थोड़ी को चूमते कहा। अलीना उसकी बात पर शर्माई थी और बोली, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे मनाऊं। वो सोच सोच कर रोना आ रहा था। अलीना की मासूमियत से कहने पर शाहजेब को उस पर टूट कर प्यार आया था।
शाहजेब ने उसके गालों का बोसा लेते उसे खुद में भेजा था। अलीना, आज के बाद जो भी हो मुझ पर यकीन रखना, मैं कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। अलीना ने सर शर्मिंदगी से झुका लिया और बोली, खान, मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, वो बस आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, वो बस मेरे मुंह से निकल गया। पर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं अपने बाबा से मिली। क्या अब मैं उनसे मिल सकती हूँ? अलीना के बाबा उससे मिलकर वापस चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। जी मेरी जान, क्यों नहीं, जब मर्जी मिल लेना। आपको मेरा ख्याल नहीं, मुझे तो है। अलीना अब भी उसकी गोद में बैठी उसके सीने के बालों से खेलती चौंकी थी। क्या नहीं ख्याल रखा मैंने जनाब? अलीना के लाड भरे लहजे में बोलने पर शाहजेब दिलो जान से हारा था। जी पता मुझे कितना ख्याल, अभी तक अपने नामुराद शौहर को खुद से दूर रखा हुआ है। पता भी है इस मजलूम पर क्या गुजर रही है। उसके अंदाज पर अलीना हंसी थी और उसकी गोद से निकलकर भागने लगी। अलीना को भागते देख शाहजेब ने उसे खींचकर बेड पर गिराया था और वो उसकी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। कहाँ अलीना बेगम, मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता मेरी जान, शाहजेब ने कहते ही उसके लबों को कैद किया था। अलीना बिना किसी झिझक के उसका प्यार वसूलने लगी। शाहजेब के पीछे हटते ही अलीना ने उसके गाल का बोसा लिया था, फिर खुद ही शर्माकर उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। उसके खुद ब खुद शर्माई जाने पर शाहजेब का जानदार कहका गूंजा था। शाहजेब उसकी गर्दन को चूमते बहकने लगा। अलीना ने उसको खुद स्पुर्दगी दे दी थी। शाहजेब उसके हाथों को दबोचे उसके लबों का जाम पीने लगा। अलीना गहरी सांस भरती उसके बढ़ते कदम लाल पीली होते महसूस करने लगी। रात गुजरते शाहजेब की शिद्दतें बढ़ती गईं, जिन्होंने अलीना को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। सालिया खानम अपने कमरे की होकर रह गई थी। घर के बड़ों ने सालिया खानम के मशवरे के बगैर ही हरम और जहांजेब की रुखसती की तारीख रख दी थी। सालिया खानम पेशमान थी, पर अब शायद ही इन्हें अब पहले वाली इज्जत मिलती, क्योंकि उन्होंने उनका मान तोड़ा था, इसलिए सब उनसे खिंचे खिंचे थे। हरम थोड़ा बहुत उनका काम कर देती थी, वरना उसका दिल तो उनके पास आने को ना करता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ ऐसी होगी। एक हफ्ते बाद रुखसती रखी गई थी। मरियम खातून खुशी खुशी सब काम कर रही थी। इन्हें आज पहली बार ये मुकाम दिया गया था, वरना वो हमेशा सालिया खानम की बातें सुनकर काम करती थी। हरम को जहांजेब से पर्दा करवा कर रखा गया था। मरियम खातून की फरमाइश सारी रस्में रखी गई थी। हरम अपने कमरे में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। वो नहा कर निकली, वैसे ही बाथ गाउन में उल्टी बेड पर लेटी हुई थी कि उसे किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। उसने नज़रें घुमाई तो सामने सोफे पर बराजमान पाया। वो हरम को गहरी नज़रों से ताड़ रहा था। हरम की लम्हें तो उसकी मौजूदगी का यकीन करने लगी। अभी उसे लगा कि शायद वो दिन में ख्वाब देख रही है, पर जहांजेब को वाकई में उठकर अपनी जानिब आते देखकर उसके होश ठिकाने आ गए। वो सुन हाथों और दिमाग के साथ जहांजेब को देखने लगी। जहांजेब के करीब आ जाने पर हरम के लब फुड़फुड़ा कर हिले। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे कमरे में, कब आए वापस जाएं, कोई देख लेगा। हरम ने पहले तो नरम लहजे में कहा, पर आखिर में जाते ही उसका लहजा सख्त हो गया। वो किसी न किसी तरह जहांजेब को कमरे से बाहर निकालना चाहती थी, पर जहांजेब था कि जो चुप सादे उसे तक रहा था। हरम उसे अपनी जगह जमकर खड़ा देख उसकी जानिब बढ़ी और उसे हाथ से बाहर धकेलने लगी। इस वक्त उसे यहाँ कोई देख लेता तो कितनी शर्मिंदगी होती। जहांजेब टस से मस न हुआ। उसने एकदम हरम के गिर्द हिसार बनाया। हरम का दिल क्या कि उसका मुंह नोच ले, जैसे हर लम्हे रोमांस की सूझती है। आप मुझे छोड़ेंगे कि नहीं, या मैं शोर मचा दूं? हरम ने बिना किसी लिहाज के कहा, माय लेडी, अगर कोई बीवी इस लिबास में वेलकम करे शौहर का, तो बेचारा शौहर भी इंसान है, कितना रोके खुद को। जहांजेब ने उसे गहरी नजरों से देखते कहा। हरम को अचानक अपने लिबास का एहसास हुआ। उसका बात गाउन खींचा तानी में कंधे से नीचे होकर सीने की गहराई साफ वाजे कर रहा था। हरम ने जल्दी जल्दी अपने कंधे से गाउन ऊपर किया। उसका रंग लाल पीला हो गया। वो कभी भी इस तरह के हुलिये में सामने नहीं आई थी। वो घबराते हुए पीछे होने लगी, पर जहांजेब ने उसके गिर्द बाजुओं का घेरा और तंग कर दिया था। वो उसे बाहों में उठाए बेड तक लाया था। ये आप क्या कर रहे हैं? जाएं आप प्लीज़, कोई आ गया तो बहुत डांट पड़ेगी। हरम ने उसे डराना चाहा। आज तो तुम भूली कि मैं यहाँ से जाऊँगा। आज की रात मैं अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। जहांजेब ने उसके ऊपर चादर ओढ़ते हुए कहा। अच्छा आप रुके, मैं कपड़े पहनाऊँ? हरम ने आखिरकार शर्म से पानी होते हुए बोला, माय लेडी, ऐसे ही सही है, मैं ही हूँ। मैं तो कहता हूँ शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही वेलकम करना रात को। जहांजेब हरम की पंडली सहलाते उसके गिर्द अपना हजार बनाते हुए बोला। हरम जो भागने की तैयारी में थे, उसका सारा वजन खुद पर महसूस करके दंग रह गई। जहांजेब की बढ़ती हुई गुस्ताखियां उसे सिमटने पर मजबूर कर रही थीं। जहांजेब उसकी गर्दन में उंगलियों से अपना लम्स छोड़ रहा था। तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? माना कि मेरा रवैया गलत था, पर मैं तुमसे सच में शदीद मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा मुझसे भागना मुझे तकलीफ देता है। जहांजेब की आवाज़ में कर्ब महसूस करके हरम को अपने नारवा रवैये का एहसास हुआ। तो उसने वैसे ही कर रही थी, वो तो प्यार करती थी जहांजेब से, फिर भी उसकी गलतियों को माफ़ करने के बजाय उसे और खुद से दूर कर रही थी। उसने तो रो रो कर जहांजेब की मोहब्बत मांगी थी, और जब मिली तो ऐसे रवैया रखना कहाँ की अक्लमंदी थी। हरम ने कुछ सोचते जहांजेब के सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई। जहांजेब पहले तो हैरान रहा उसकी पेशकदमी पर, फिर होश में आते ही उसके लबों पर झुका था। ये ख्याल ही बहुत हसीन था कि हरम सिर्फ उसकी है और उसने उसे माफ़ भी कर दिया। वो उसके लबों पर नरमी से झुका उसे मातबर कर रहा था।
आहिस्ता से दूर होते वो उसके शर्माए से रूप को आंखों में समूने लगा। लग तो हॉट चॉकलेट रही हो, पर क्या करूं, खाने का परमिट मुझे असल में कल मिलना है। सो बेबी, मेरा और दिल ख़राब हो और मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊं, मेरा चले जाना ही अच्छा है। उसके एकदम भागने पर हरम का कहका गूंजा था। उसके हंसने पर जहांजेब वापस मुड़ा और उसे अपने जानिब खींचकर फिर से उसके लबों को शिकार करने लगा। वो उसके लबों की चाशनी महसूस करता उसे खुद से अलहदा करता बाहर निकल गया। पीछे हरम को अब उसके अंदाज की आदत हो गई थी। वो जब भी कोई गलती करती वो उसे ऐसे ही फड़फड़ा कर रख देता था। वो हाथों में मुँह छुपाए वैसे ही बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी थी। उसके अंदर जैसे सुकून उतर गया था। सुबह रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई थीं। शाम को हरम को जहांजेब के साथ बिठाया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि जो भी हो उसे अपनी माँ के ना होने का बहुत दुख था। सालिया खानम अपनी हार कबूल करते कमरे में लेटी थीं। इन्हें हुमक हुमक कर अपनी बेटी याद आ रही थी। काश वो लालच में ना होती तो इन्हें इस तरह सबसे दूर ना होना पड़ता, पर उन्होंने इरादा किया था अब वो अपने अमल से सब कुछ संभाल लेंगी। हरम को जहांजेब के साथ बैठकर बहुत शर्म आ रही थी। कहीं ना कहीं जहांजेब ऐसी ज़ूमैनी बात कर देता कि वो परेशान हो जाती। अभी भी जहांजेब उसके हाथ को पकड़े सबके सामने सहला रहा था। कई बार उसने हाथ खींचने की कोशिश की थी, पर वो हर बार उसे जोर से पकड़ लेता। वो झुंझला गई थी। कभी दुपट्टा सेट कर रहा था तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर बैठ जाता। 2-2 मिनट बाद उसकी आवाज़ आती थी, माय लेडी थक गई हो तो चलें कमरे में। वो उसकी जल्दबाजी पर हैरान परेशान थी। कहाँ वो उसे पसंद नहीं करता था और अब ऐसे था कि उठा कर ले जाए। हरम की नाक में दम किया हुआ था उसने। अब भी वो कज़न्स की छेड़छाड़ से निपट कर फिर से हरम के हाथ पकड़ कर बैठा था, जैसे हरम कहीं गुम हो जाएगी। हरम ने भी गहरी सांस भरते उसे देखा और मुस्कुरा दी। मरियम खातून और जहांजेब के हरम को तंग करने पर हंसी और नज़र उतार रही थीं। दोनों की जोड़ी नज़र लग जाने की हद तक हसीन थी। हाय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हैं आप? शाहजेब के दूर परे का कज़न जो अलीना को सुर्ख रंग में तितली बनकर उड़ते देख रहा था उसकी जानिब बढ़ा। जी आप कौन? अलीना को उसका तर्ज मुखातिब बहुत अजीब लगा था, इसलिए ठंडे ठार लहजे में गोया हुई। अभी वो कोई जवाब देता कि उसी वक्त शाहजेब आया था। उसने अलीना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जी कोई मसला, कोई काम है तो मुझे बताएं। वो सामने सरदार को देखकर डरकर चलता बना। उसे उनके दरमियान बेतकल्फी देखकर अंदाज़ा हो चुका था कि उनके रिश्ते का। अलीना की इस भाग कर जाते देख हंसी का फवारा निकला था। उसकी हंसी तब कंट्रोल हुई जब शाहजेब उसे वहाँ अकेला छोड़कर गुस्से से चला गया। अलीना को एकदम उसके गुस्से से डर लगा था। सारे फंक्शन अलीना शाहजेब को ढूंढकर पास जाती, वो इसको इग्नोर करते निकल जाता। जैसे तैसे करके फंक्शन ख़त्म हुआ था। हरम को जहांजेब के कमरे में पहुंचा दिया गया था। हरम कज़न्स की हमरा अकेले कमरे में थी। बाहर जहांजेब को वो लोग रोक कर खड़े थे। यार तुम लोगों ने मिलने देना है कि नहीं मुझे मेरी बीवी से? खुद तो शादियां करवा कर बच्चे पैदा कर लिए। मेरी बात सबको मिर्ची लग गई। जहांजेब ने बेशर्मों की तरह बोला। सबको मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर चुका था, जबकि यंग जनरेशन के छत पाड़ कह के अंदर बैठी हरम को भी डरा गए थे। हरम को रह रहकर जहांजेब ताव दिला रहा था, आ जाए सही, वो उसके पास बताएगी इसे। वो हरम सबकी मैनीखेज नजरें और हंसी देख देख कर तप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजूबा हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस जहांजेब की वजह से। जहांजेब से पैसे मांग मांग कर अलीना की बस हो चुकी थी, पर वो था कि देने को तैयार ना था। आखिरकार तंग आकर अलीना ने शाहजेब की तरफ मुतवज्जो हुई, पर उसके बोलने से पहले ही वो वहां से जा चुका था। अलीना को आज शाहजेब ने खूब रुलाया था। अब भी वो उसके रवैये पर रोने वाली हो गई थी, पर वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वापस शोर शराबे का हिस्सा बन गई। वो किसी भी तरह कुछ भी नहीं शो करना चाहती थी, इसलिए जहांजेब की खुशियों के लिए वापस इससे पैसे मांगने लगी। यार देखो, मुझे दुल्हन के जाने की धमकियां ना दो, इतना कोई पैदा नहीं हुआ मेरी हरम को मुझसे दूर करे। दूसरी बात, ये पैसे लेने हैं अपने बंदों से लो, मुझे क्यों कंगाल कर रही हो? मैं खुद नया नया शादीशुदा हुआ हूँ। जहांजेब के लहजे पर सबका मुंह खुल गया। वो कुछ कहते कि उसी वक्त दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। जहां हरम होश उड़ाने वाले हुलिये में खूंखार बनी पर्स इन्हें पकड़ाती, जहांजेब का बाजू पकड़कर उसे कमरे में ले गई। सब हैरानी से दुल्हन का खूंखार रूप देखकर पहले तो देखते रहे, फिर जो हंसना शुरू हुए कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी दुल्हन को इतने दबंग अंदाज में दुल्हा को ले जाते देखा था। कमरे में जाते ही उनकी हंसी सुनते हरम को एकदम शर्म ने आन घेरा था। वो जो गुस्से में जहांजेब को ले आई थी, अब उसके सीने से लगी मुंह छुपाने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि क्या कर चुकी है। जहांजेब ने हंसते हुए अपनी मासूम दुल्हन के गिर्द बाजुओं का जाल बनाया था। कुछ देर वो उसके सीने से लगी रही कि फिर से जहांजेब की जुबान को खुजली हुई थी। यार अब पहले पीछे हो जाओ और अब हम दूल्हा दुल्हन वाली रस्म तो अदा कर सकते हैं ना? वो हरम को सिमटने पर मजबूर कर चुका था। वो उसके सीने में भींची जा रही थी। छुपने की नाकाम कोशिश करते वो जहांजेब के जज्बात जगा गई थी। वो उसे दीवार के साथ लगाता उसके लबों पर झुका था। वो उन्हें इतनी शिद्दत से इन नशीले लबों के जाम पीने लगा। हरम खुद को संभालती उसके गले के गिर्द बाजू लपेट गई। जहांजेब उसके लबों को आज़ाद करता उसके चेहरे को देखने लगा। वो गहरे गहरे सांस भरती उसे मदहोश कर रही थी। जहांजेब ने उसके दुपट्टे को इससे अलहदा करते दूर फेंक दिया। वो उसकी गर्दन में चेहरा देते उसकी खुशबू महसूस करने लगा।
اس کی سانسوں کی مہک گردن پر محسوس کر کے حرم نے لمبے سانس بھرے۔ اسے امید نہیں تھی کہ جہاں اس قدر شدت پسند ہوگا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہیں کر رہا تھا۔ جہاں نے اس کی چولی کی ڈوری کھول دی اور اس کے کندھے سے سرکاتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ حرم کے سینے کی گہرائیاں اس کے سامنے واضح ہو گئی تھیں۔ وہ ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپاتی جہاں سے چھپنے لگی۔ جہاں نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ ابھی خود کے گرد ہاتھ باندھے خود کو چھپا رہی تھی۔ جہاں نے اس کے ہاتھوں کو چومتے اس کا حصار توڑا تھا۔ وہ اس کے گلے میں لاکٹ ڈالنے لگا۔ جہاں نے اس کے گلے کا بوسہ دیتے اس کی گردن کو لاکٹ سے سجا دیا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس بولا تھا، اب یار شرمانے کے بجائے مجھے میرا حق وصولنے دو، آج کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ حرم اس کی بات سن کر سمٹی تھی۔ حرم کی سراہی دار گردن میں لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ جہاں بہکتے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ حرم نے بھی اس کے بے لگام جذبات کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کی سنگت میں تھی، سب غم بھلا کر۔ علینا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی شاہ کو سونے کی تیاری کرتے پایا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پر جب بھی اس کے قریب جاتی وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ اب بھی علینا نے اس سے بات کرنی تھی، پر شاہ سونے لگا تھا۔ علینا بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا شاہ کی ناراضگی سے وحشت ہو رہی تھی، اس لیے اس کے سینے سے لگے وہ رونے لگی تھی۔ شاہ خان نے اس کو روتے دیکھ کر اس کا چہرہ دبوچا تھا اور خون خوار لہجے میں بولا، اگر تم نے اب رونا شروع کیا تو میں بہت برا کروں گا، لگی سمجھ؟ شاہ کے دھاڑنے پر علینا خوف کے مارے اور رونے لگی۔ شاہ اس کو اور روتے دیکھ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ علینا نے روتے روتے بولا تھا، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میں نے نہیں بلایا تھا، وہ خود آئے تھے، میں تو جانتی بھی نہیں تھی انہیں۔ علینا سو کرتی اس کے سینے سے لگی بولتی۔ شاہ کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ شاہ کے غصے سے ڈر کر ابھی بھی رو رہی تھی۔ یار اچھا اب سوری، غصہ آ گیا تھا اسے تمہیں اس طرح گھرنے پر، مجھے یہ نہیں کہ تم نے بلایا، اس نے مجھے تم پر یقین ہے۔ شاہ کے بولنے پر علینا نے سر اٹھایا تھا اور اسے غصے سے دیکھا۔ اتنی سی بات پر آپ نے مجھے اتنا رلایا ہے؟ علینا کے روٹھے لہجے پر شاہ ہنسا تھا۔ میری جان، تمہارے لیے اتنی سی بات ہے، میں اتنی دیر میں اس کی نظریں محسوس کر کے کانٹوں پر لوٹا ہوں۔ شاہ علینا کے دونوں گالوں کا بوسہ لیتے بولا، ویسے ابھی تم نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا، کہیں تم مجھ سے ابھی بھی ناراض تو نہیں؟ شاہ نے اسے چھڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ علینا اس کی بات پر تڑپ اٹھی اور شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ علینا یہ کہہ کر شرمانے لگی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، جہاں اس کے لبوں پر جھکا، وہاں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ علینا کو نڈھال کرتے اس نے چھوڑا تھا۔ وہ سر نیچے کی سانس بحال کرنے لگی۔ شاہ اسے خود پر گراتے بہکنے لگا۔ سارے گلے شکوے ختم ہونے پر جیسے شاہ کا پرانا روپ بھی جاگ اٹھا تھا۔ علینا بھی خود سپردگی دیتے اس کا پیار وصولنے لگی تھی۔ اس رات حویلی کے مکین دل میں بنا کوئی غرض اور مطلوب لیے سوئے تھے۔ گھر آتے ہی سالیہ خانم نے ان سے معافی مانگی تھی، جس پر سب پہلے مریم خاتون کے گلے لگایا تھا۔ جو بھی ہو، معاف کرنے کے بعد بھی اپنا مقام بنانے میں وقت لگتا ہے، اور سالیہ خانم نے سوچ لیا تھا اب انہیں اپنا مقام بحال کرنے میں وقت تو لگے گا، پر وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔